हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे पटवारी से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पटवारी और साथ में किनाल पटवारी से भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं वो सारी चीज़ें जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट देखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट वहाँ से टर्म्स पूछी जाती है या किस तरीके से जो है ज़मीन को मापा जाता है, ज़मीन को मापने की जो इकाइयाँ होती हैं वो देखेंगे, और इतिहास कैसा रहा और पटवारी को किन किन नामों से जाना जाता है और किस राज्य में किस नाम से जानते हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। ओके, इसी तरीके से किनाल पटवारी में हम जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसमें जो नहरें वगैरह हैं या बांध है या नहरों की जो सिंचाई परियोजना है उनको जो है देखेंगे लास्ट में किनाल पटवारी का। और एक और चीज़ जो इसके बाद बच जाएगी वो है एक ड्रेनेज एक्ट और है, वो बचेगा। ठीक है, तो उस ड्रेनेज एक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में जो है देखेंगे, कंप्लीट उसको करेंगे, क्योंकि उसके आने के चांसेस है। जिस तरीके से ग्राम सचिव के एग्जाम में धाराएं पूछ ली गई थी उस वक्त, तो इस वक्त अब हम कोई चांस नहीं ले सकते हैं कि ये पेपर में आएगा या पेपर में नहीं आएगा। तो ड्रेनेज एक्ट इंपॉर्टेंट बनता है और बिल्कुल ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, हम उसको जो है एक वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ एक रिवीजन ही लेनी है, हमें रटना भी नहीं है उसको बिल्कुल। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है कंप्लीट ड्रेनेज एक्ट जो है 1974 वो आपको उसमें मिल जाएगा। तो इसमें सिर्फ हम पटवारी, कनाल पटवारी से जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स बनती है वो देखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे ग्राम सचिव की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, तो परीक्षा ऐप पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है। इन मॉक टेस्ट को लेने के लिए आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं। कोड है टॉपर्स50। अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको 50% का इस पर ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो, लेना चाहे, ले सकता है। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पटवारी की डेफिनेशन देखते हैं। तो पटवारी जो होता है ये राजस्व विभाग यानी कि जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उसका एक अधिकारी होता है, जिसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, जो जमीन होती है उसका रिकॉर्ड लिखित रूप में रखना होता है। अब जमीन वो किसी भी तरीके की हो सकती है, किसी के घर की जमीन हो सकती है, खेत की जमीन होती है, तो सारी चीजों का जो ब्यौरा होता है वो किसके पास होता है, पटवारी के पास होता है। ठीक है, भारत के अधिकांश राज्यों में जो है पटवारी को लेखाकार के नाम से भी जाना जाता है। स्पेशली यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि यूपी में इसको किस नाम से जानते हैं, तो यूपी में पटवारी को लेखाकार के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज भी आप याद रखिए। पटवारी का जो ऑफिस होता है या कार्यालय जो होता है स्थानीय क्षेत्र या तहसील में होता है। ठीक, पटवारी कानून गो और तहसीलदार के अधीन जो है काम करता है, यानी कि जो पटवारी अपनी रिपोर्ट वगैरह वो किसको सौंपता है, तहसीलदार को सौंपता है, इसी के अंडर जो है वो काम करता है। ठीक है, आगे है पटवारी जो है एक पंजाबी भाषा का शब्द है। पटवारी लेखाकार अधिकारी को बुलाया जाता है जो अपने शहर और गांव के इलाके में जमीन का सारा हिसाब रखता है। जमीन का सारा हिसाब, अब इस जमीन में क्या क्या आता है, जैसे मैंने बताया आपको पहले ही, आवासीय घर हो, कृषि भूमि हो, औद्योगिक क्षेत्र की संपत्ति हो, सब का ब्यौरा जो है कि किसकी कितनी जमीन है वो किसके पास होगा, पटवारी के पास होगा। ठीक है, फिर बात आती है पटवारी के काम की कि पटवारी का काम क्या क्या है। तो देखिए, पटवारी को काम करने के लिए शहर और गांव का एरिया मिलता है, शहर और गांव दोनों का। उस इलाके की जमीन का पूरा हिसाब पटवारी के पास होता है। ठीक है, पटवारी उस समय संपत्ति के रिकॉर्ड के साथ तहसीलदार के पास मौजूद होता है जब तहसीलदार किसी संपत्ति के पहले मालिक से दूसरे मालिक को ट्रांसफर करता है, यानी कि जब प्रॉपर्टी एक से दूसरे को हस्तांतरित की जाती है, ट्रांसफर की जाती है, तो उस वक्त पटवारी के पास जो उसका रिकॉर्ड होता है, जो प्रॉपर्टी हस्तांतरित की जा रही है, तो वो उस रिकॉर्ड के साथ तहसीलदार के साथ मौजूद होता है उस टाइम पे। ठीक है, पटवारी किसी भी जमीन पर होने वाली सरकारी प्रक्रिया की सूचना अपने क्षेत्र की जमीन के मालिक को कुछ दिन पहले देता है, यानी कि किसी जमीन पर कुछ होने वाला है सरकार की तरफ से, तो उसकी पूरी जानकारी जो है उस जमीन के मालिक को पहले ही पटवारी के द्वारा दे दी जाती है जानकारी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। पटवारी अपने क्षेत्र की जमींदारी जमाबंदी पर रिपोर्ट अपडेट करते हैं। वह रिपोर्ट किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो ये जमाबंदी क्या होती है वो हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको जो है जमाबंदी को रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो भूमि की मलकियत होती है उससे रिलेटेड कोई पुस्तक होती है। ठीक है, तो ये इसको तैयार करने का काम किसका होता है, पटवारी का ही होता है। ओके, वेट एक मिनट। देखिए, अब यहाँ पे बताया गया है जैसे कि भूमि ऋण, कोर्ट स्टे, लाल डोरे भूमि आदि, ये सब जो है इन पर रिपोर्ट कौन तैयार करता है,
पटवारी करता है। ओके, चलिए जमाबंदी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल में, अभी सिर्फ इतना देखते हैं। पटवारी अपने क्षेत्र के नक्शे को भी डिज़ाइन करता है, उसके अंडर में जो एरिया आता है उसको डिज़ाइन करने का काम भी किसका होता है? पटवारी का होता है। अगर बात करें लोगों का जाति और आय प्रमाण पत्र, तो उसको बनाने का काम भी किसका है? पटवारी का। तो पटवारी अपने क्षेत्र के लोगों का जाति और आय प्रमाण पत्र जो है बनाते हैं। तो पेंशन वगैरह जो होती है वो काम भी किसका है? पटवारी का आ जाता है। ठीक है, किसी की पेंशन वगैरह जो बनानी होती है, वृद्ध पेंशन। आगे है, पटवारी अपने दैनिक कार्यों की जानकारी तहसीलदार और कानूनगो को देते हैं और पटवारी भी तहसीलदार और कानूनगो के आदेशों का पालन करते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इतिहास की। तो पटवारी प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान हुई और बाद में अकबर ने इस प्रणाली को बढ़ावा दिया। तो आपसे पूछा जाए कि पटवारी प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो शेरशाह सूरी ने जो थी इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और बाद में अकबर जो था, अकबर का शासनकाल आया शेरशाह सूरी के बाद, और तो उसने क्या किया? इस प्रणाली को आगे बढ़ाया। और जो ब्रिटानी शासनकाल रहा, अंग्रेजों का जो शासनकाल रहा, उसमें भी जो थी ये पटवारी प्रणाली थी, लेकिन उसमें कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन हुए, बट ये प्रणाली जो थी पटवारी की ये जारी रही। ठीक है, आगे देखिए, राजा टोडरमल जो अकबर के दरबार में भू राजस्व मंत्री थे के द्वारा जमीन संबंधी कार्यों के संपादन के लिए पटवारी पद की स्थापना जो थी की गई। देखिए, पटवारी प्रणाली की स्थापना किसने की? शेरशाह सूरी ने की। और पटवारी पद की स्थापना किसने की? राजा टोडरमल ने। ठीक है, अकबर के दरबार में थे ये नवरत्न जो रहे हैं, उनमें से एक थे और ये भू राजस्व मंत्री थे। ठीक है, आगे देखिए, तो ये दोनों क्वेश्चन आप यहां से याद रखिएगा। शेरशाह सूरी ने जो है भूमि को नापने की एक इकाई दी थी जिसका नाम था सन की डंडी। ठीक है, अब आते हैं पटवारी को और किस किस नाम से जाना जाता है। पटवारी के बहुत सारे नाम है, इसको कारनाम अधिकारी बोला जाता है, लेखपाल बोला जाता है और शान बोगरू। ठीक है, अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, उत्तर भारत की, वेस्ट बंगाल की, पाकिस्तान की और कर्नाटक की, यहां पर इसको पटवारी को पटवारी के नाम से ही जाना जाता है। उत्तर भारत में फिर अपना ये हरियाणा वाला एरिया भी जो है आ जाता है, हरियाणा, राजस्थान में पहले किसी और नाम से जानते थे, लेकिन अभी जो है इसी नाम से जाना जाता है, पटवारी के नाम से, या पटवारा आई थिंक। ठीक है, तो इस नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात महाराष्ट्र में जो है 1918 तक जो पटवारी काम करते थे उनको कुलकर्णी कहा था, यानी कि जो जमीन संबंधी जो भी रिकॉर्ड रखते थे उनको क्या कहा जाता था? कुलकर्णी कहा जाता था। और अब क्या कहा जाता है? अब तलाटी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाने लगा है? गुजरात महाराष्ट्र में तलाटी कहा जाने लगा है। तमिलनाडु में पटवारी को कर्णम या अधिकारी के नाम से जाना जाता है। पंजाब में पटवारी को पिंड दी मां यानी कि गांव की मां के नाम से जानते हैं। राजस्थान में इसको पहले हाकिम साहब कहा जाता था और अब क्या कहा जाता है? पटवारी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, गांव में गरीब किसान के लिए पटवारी ही क्या होता है? बड़ा साहब होता है। उत्तर प्रदेश में पटवारी के पद को चौधरी चरण सिंह के जमाने में ही समाप्त कर दिया गया था और अब उन्हें लेखपाल कहा जाता है। तो अब अगर हम बात करें तो इस पटवारी पद को समाप्त करके लेखपाल की पद की जो थी शुरुआत की थी चौधरी चरण सिंह ने। तो पूछा जाए उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है, तो लेखपाल जो है इसको कहा जाता है। उत्तराखंड में पटवारी को किस नाम से जानते हैं? राजस्व पुलिस जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, राजस्व पुलिस। भारत सरकार ने 2005 में पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम PATIS, ठीक है, पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, PAT पटवारी नामक एक सॉफ्टवेयर विकसित किया था ताकि जमीन का जो भी डाटा है उसको मतलब जो है उसका कंप्यूटरीकृत डाटा जो है रखा जा सके। मीन्स उसका जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर में हो सारा का सारा डाटा। ठीक है, तो ये एक सॉफ्टवेयर था, इसके लिए याद रखिएगा। PATIS कब आया था? 2005 में आया था और भारत सरकार ने इसको विकसित किया था, डेवलप। ओके, चलिए अब आती है भूमि को मापने की इकाइयाँ। अभी हम हरियाणा में पढ़ रहे हैं, फिर हम भारत में भी पढ़ेंगे कि पूर्वी भारत में कौन कौन सी इकाइयों का यूज़ किया जाता है, अपने उत्तर भारत में कौन सी है और दक्षिण भारत में कौन कौन सी इकाइयाँ यूज़ की जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम बात करें भूमि को मापने की इकाइयाँ, मेनली यहाँ पर जो यूज़ की जाएंगी हेक्टेयर, एकड़, केनाल, मरला, सरसई और करम। ठीक है, गांव में देखिए क्या होता है, खेवट होती है, मुरब्बा, किल्ला, बिग्गा, बिस्वा, बिस्वंसी और करम। ठीक है,
तो ये चीज इसमें याद रखिए, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ जो है होता है, ये पूरा 2.5 एकड़ नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, तो वो अगर हम देखें तो 2.47 एकड़ का जो है होता है, ठीक है। मतलब 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ बनता है, और ये 1 हेक्टेयर का नहीं, सॉरी, ये 1 एकड़ का आना था, यहाँ पे मिस्टेक है ये, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें याद रखिएगा। तो इनका मान आपको पता होना चाहिए। अगर 1 हेक्टेयर में पूछे कितने मीटर होते हैं तो 10,000 मीटर स्क्वायर जो है इसमें होता है, और इसमें 2.47 हेक्टेयर जो है बनता है, ठीक है। फिर यहीं पे आपसे फुट स्क्वायर में भी पूछ सकता है कि 1 हेक्टेयर में जो है कितने स्क्वायर फुट होते हैं। तो 1 हेक्टेयर में अगर मैं बात करूं तो 107639, यानी कि 1,07639, ओके, 1,07,639 स्क्वायर फुट होता है, यानी कि फुट स्क्वायर आप लगा सकते हैं। तो इसमें बस ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। एक सेकेंड, वेट। पहली चीज जो यहां पे लिखा है ये भूल जाइएगा, ये मिस्टेक है, ये जो भी ये दिया गया है यहां पे, ठीक है, ये गलत है, इसमें ये मत याद रखिएगा। 1 हेक्टेयर में पहले याद रखिए कितने एकड़ बन रहे हैं। अगर हम बिल्कुल करेक्ट जाएं तो 2.47 एकड़ जो है बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा? 2.47 एकड़। ये सिर्फ याद करने के लिए मैंने 2.5 एकड़ लग दिया है, जिसमें 1 हेक्टेयर जो है बन जाएगा। फिर इनकी दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है। अगर इसके फुट स्क्वायर में वैल्यू पूछी जाती है तो 1,07639, ठीक है, 0.10 फुट स्क्वायर ये होता है। और अगर यही आपसे पूछी जाती है मीटर में तो 10,000 मीटर स्क्वायर जो है हो जाएगी, 10,000 मीटर स्क्वायर। क्योंकि इस तरीके से एरिया बनेगा तो 100 × 100 का बनेगा, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 मीटर स्क्वायर जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो ये 2 चीज इसमें याद रखिएगा। देखिए 1 एकड़ में कितने कैनाल होते हैं? 1 एकड़ में 8 कैनाल होते हैं, और 1 कैनाल में 20 मरले होते हैं, और 1 मरले में 9 सरसई होती हैं, और 1 सरसई बराबर होती है करम इंटू करम के, कुछ इस तरीके से, करम इंटू करम। और करम कितने फुट का होता है? करम 5.5 फुट का होता है। ये भी एग्जैक्ट 5.5 फुट इसको आप नहीं बोल सकते हो पूरा, ठीक है, बट इतना याद रखिए, अदरवाइज ये 5.57 समथिंग होता है, ठीक है। ये 57.157 होता है 1 करम, ठीक है। तो बट अब इसको मान के चलिए 5.5 फुट आप बोल सकते हैं इसको। नहीं, ये पहले था, तो अभी इतना ही है, क्योंकि इसमें 66 जो है टोटल बनता है, तो उसमें 5 फुट 5 इंच इस तरीके से, हाँ 5.5 फुट जो है ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, करम के बाद आता है सरसई। सरसई में आपको क्या करना है? 5.5 × 5.5 कर देना है। फिर आपसे पूछा जाए कि 1 मरले में कितने सरसई होते हैं, ठीक है। तो 1 मरले में कितने सरसई होते हैं? 9 सरसई होते हैं, और सरसई की वैल्यू क्या है? 1 सरसई की वैल्यू कितनी है? ये है, तो 9 सरसई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 × 5.5 × 5, ठीक है। और ये इसी तरीके से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 कैनाल में कितने मरले होते हैं, ठीक है। तो 20 मरले होते हैं। फिर उसका अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल निकल के वैल्यू कितनी आएगी, तो वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 कैनाल में 20 मरले जो है होते हैं, ठीक। तो यहां से फिर आप निकाल सकते हैं कि 20 × 9 × 5.5 × 5.5 वैल्यू, ठीक है। अगर वैसे वैल्यू पूछी नहीं जाएगी, डायरेक्ट आपसे यही पूछा जाएगा कि 1 एकड़ में कितने कैनाल होते हैं, 1 कैनाल में कितने मरला होते हैं, 1 मरला में कितने सरसई होते हैं। तो ज़्यादा चांसेस इसी के हैं, ये बस आप याद रखिएगा। और साथ में ये 1 हेक्टेयर की वैल्यू नहीं है, ये 1 एकड़ की है। 1 एकड़ में कितने स्क्वायर फुट होते हैं? 43,560 43,560 स्क्वायर फुट जो है होता है 1 एकड़ में, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट जो आप याद रखिएगा इसमें।
आगे बात करते हैं खेवट। यहाँ से ही शुरू करते हैं क्रम से ही। तो इसमें देखिए यहाँ पे हम लेते हैं 5.57 फुट कुछ या 5.5 फुट ले लीजिए, बाकी लेने की जरूरत भी नहीं है, बस ये इसका क्रम याद रखिए। क्रम के बाद आता है बिस्वंसी। बिस्वंसी में क्या हो जाता है, बिल्कुल जो हमने ऊपर किया था सरसई में क्रम इंटू क्रम, इसमें भी हमें क्रम इंटू क्रम करना होता है। बिस्वा हो जाते हैं 20 बिस्वंसी के बराबर, बीघा हो जाता है 20 बिस्वा के बराबर, यानी कि एक बीघा में 20 बिस्वा लगते हैं। एक किले में कितने बीघे, 5 बीघे और 4 बीघे। 4 बीघे क्यों, क्योंकि HSC की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उसमें जो दिया गया है बंदोबस्ती से पहले क्या दिया गया है कि बंदोबस्ती से पहले 1 एकड़ जो होता है, एकड़ हरियाणा में एकड़ को क्या बोलते हैं, किला ही बोलते हैं। तो एक किले में कितने बीघे बता रखे हैं, 4 बीघा और 16 बिस्वा। ठीक है, ये वैल्यू जो है इन्होंने दी है बंदोबस्ती से पहले। ठीक है, फिर सहकारी बंदोबस्ती के बाद क्या हो गया कि एक किला जो है वो 4 बीघे के बराबर है, 4 बीघा के बराबर, यानी कि 40 क्रम गुणा 40 क्रम के बराबर है। तो वो ये हो जाएगा। तो इसमें अब ऑप्शन में या तो 4 ही मिलेगा आपको, तो बट आप 4 ही लगाइएगा क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने 4 ही दिया है। ठीक, और मुरब्बा में कितने आ जाते हैं, 25 किले, यानी कि 25 किले अगर हैं तो वो क्या बन गया, मुरब्बा। और खेवट जब एक से ज्यादा मुरब्बा होंगे तो वो बन जाती है खेवट। ठीक है, तो ये इसमें क्रम आपको याद रखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब आपसे पूछा जाए खेवट मुरब्बा किला में सबसे बड़ी चीज कौन सी होगी, तो खेवट होगी। ठीक है, इसी तरीके से ये क्रम याद रखना है, क्रम इनमें सबसे छोटा है, फिर सरसई है, फिर मरला है, फिर कनाल है, फिर एकड़ है, और सबसे बड़ी इकाई जो हो जाएगी वो हेक्टेयर हो जाएगी। ठीक, तो ये पॉइंट्स जो है आप इसमें याद रखिएगा। चलिए आगे है भूमि मापने की कुछ इकाइयां। जैसे भारत में जो इकाई होती है सबसे पहले आती है स्क्वायर फुट। सबसे आम इकाइयों में से एक है स्क्वायर फुट, जो स्क्वायर यार्ड के किसके, स्क्वायर यार्ड के 0.11 के जो है बराबर होती है। और भारत में रियल एस्टेट नियमों के तहत डेवलपर्स को एरिया के बारे में स्क्वायर फुट के जरिए ही जो है क्या करना पड़ता है, नोटिफाई करना पड़ता है। यानी कि जो भी नोटिफिकेशन आती है एरिया की तरफ से वो हमेशा आपको स्क्वायर फीट में मिलेगी। ठीक है, किसी और चीज में नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये याद रखिए। फिर आता है स्क्वायर यार्ड, 1 वर्ग फुट से बड़ा 1 वर्ग यार्ड 9 वर्ग फुट से बना है। ठीक है, फिर स्क्वायर मीटर है, ये बना है, स्क्वायर मीटर बनता है 10.76 वर्ग फुट से। और 1 वर्ग मीटर भी भारत में लागू एक सामान्य भूमि मापने की इकाई है। तो याद रखिए स्क्वायर मीटर कितने वर्ग फुट से बना है, 10.76 वर्ग फुट से बना है। 1 एकड़ में कितने स्क्वायर फुट होते हैं, तो ये मैंने आपको ऊपर बताया 43,560 स्क्वायर फुट, यानी कि फुट का स्क्वायर जो आप इसको लिख सकते हैं। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग फुट के बराबर होता है, ये 1,07,639 वर्ग फुट के बराबर होता है। ये 2 पॉइंट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है पूर्वी भारत में भूमि मापने की इकाइयां। सबसे पहले आती है धुर। धुर में जो है विभिन्न साइज होती हैं, यह निर्भर करता है कि यह किस राज्य में इस्तेमाल होता है, मतलब अलग अलग साइज जो है धुर के होते हैं। बिहार में एक धुर जो होता है ये 68 स्क्वायर फुट के बराबर होता है, और त्रिपुरा में ये 3.6 स्क्वायर फुट के बराबर है। ठीक है, तो ये अलग अलग है, याद रखिएगा। बस इसको आपको याद रखना है कि किन इलाकों में इसका यूज किया जाता है। तो पूर्वी भारत में कौन से आ जाएंगे, यूपी, बिहार, झारखंड और त्रिपुरा में जो है इसका यूज करते हैं। फिर है कट्ठा। कट्ठा की भी विभिन्न वैल्यू होती है, 600 से 2800 स्क्वायर फुट तक की हो सकती है, और एक स्टैंडर्ड स्क्वायर फुट जो होता है वो 719 वर्ग फुट है। कट्ठा को यूज किया जाता है असम, बंगाल, बिहार और MP में। ठीक है, छातक की अगर हम बात करें तो एक छातक 45 वर्ग फुट के बराबर है, और इसका इस्तेमाल होता है कहां पर, वेस्ट बंगाल में। ठीक, लेचा जो है ये 144 स्क्वायर फुट के बराबर होता है, और लेचा का इस्तेमाल किया जाता है असम में। तो बस इनका थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला है उत्तर और पश्चिम भारत में होने वाली ये इकाई। कई राज्यों में बड़े स्तर पर इस्तेमाल होती है, बीघा की एक बात हो रही है, लेकिन अलग अलग राज्यों में विभिन्न स्क्वायर फुट में, यानी कि बीघा जो होता है ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग साइज इनका रहता है। जैसे असम में 1 बीघा अगर स्क्वायर फुट में बात करें तो कितने के बराबर होता है, 14,400 स्क्वायर फुट के बराबर होता है। बिहार में ये 27,220 है। अभी हरियाणा में कितने के बराबर होता है वो हमने पढ़ा था, 43,260 की।
ठीक। गुजरात में 17,424, हिमाचल प्रदेश में 8,712, मध्य प्रदेश में 12,000 स्क्वायर फुट का एक बीघा होता है। ओके, ये एक बीघे की बात हो रही है, सॉरी एक बीघे की बात हो रही है कि एक बीघा कितने स्क्वायर फुट का होता है। ठीक है, राजस्थान में 27,255 का, उत्तर प्रदेश में 27,000 का और पश्चिम बंगाल में 14,000 का होता है। तो बट आपको साइज थोड़ी याद रखना है। ठीक है, बस ये याद रखिए कि अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग होता है। ठीक है, बीघा। उसके बाद है गज। भारत के उत्तरी हिस्से में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला एक गज 9 वर्ग फुट का होता है। जिन राज्यों में गज का इस्तेमाल किया जाता है वो है दिल्ली, पंजाब और हरियाणा। क्या कह रहा है ये कि एक जो गज होता है ये 9 वर्ग फुट का होता है। देखिए ये किस तरीके से है, याद रखिएगा जो एक गज होता है ना ये 3 फुट के बराबर होता है। एक गज 3 फुट के बराबर होता है। अब इसने बोल दिया वर्ग फुट, तो अब हम जब स्क्वायर करेंगे तो एक गज कितने वर्ग फुट के बराबर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ गया 9 के बराबर। तो ये वाली चीज़ है कि 9 स्क्वायर फुट के बराबर जो है ये हो जाता है, 9 वर्ग फुट के बराबर। 9 वर्ग फुट मतलब स्क्वायर फुट की बात हो रही है। ओके, तो ये हो जाएगा 9 वर्ग फुट होता है। तो एक गज 3 फुट, तो इसका जब हम स्क्वायर में करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो एक गज जरूर याद रखिएगा 3 फुट, और देन आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और एक और चीज़, 1 मीटर में अगर मैं बात करूं तो वो होता है 1.09 गज। 1 मीटर जो बनता है वो 1.09 गज का बनता है। ठीक है, और एक क्रम में अगर आपसे पूछे जाए इंच कितने होते हैं तो एक क्रम में 66 इंच होते हैं। अगर टोटल 66 इंच है तो अगर हमें इसे फुट में निकालना है तो कैसे निकालेंगे। एक फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। ये हम जैसे इंची टेप वगैरह होता है इसमें आपने देखा होगा ना कि जब 12 नंबर हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 12 नंबर हो गए, तो 12 नंबर जैसे ही होंगे हमारा क्या हो जाता है, 1 फुट हो जाता है। फिर अगले 12 यानी कि 24 तक कितने हो जाते हैं, 2 फुट हो जाते हैं। तो वो उसमें टोटल 60 तक होती हैं। अगर हम नॉर्मल वो देखेंगे इंची टेप जो होता है 60 तक होती है, यानी कि 5 फुट का होता है वो। ठीक है, अब 60 12 गुना 5 फुट। ओके, और 6 इंच और ज़्यादा है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.5 फुट। 5 क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर 12 आधा इसका कितना बन गया, 5.5 हो जाएगा। ये वाली चीज़ है, 5.6 नहीं करना है, 5.5 फुट की जो है हो जाएगी। तो बस इसमें जो आपको याद रखना है वो चीज़ें क्या याद रखनी है, देखिए दोबारा से मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए क्या याद रखना है हमें कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। ठीक है, और एक क्रम में कितने इंच होते हैं, 66 इंच होते हैं। और अगर हमें इसे फुट में निकालना हो तो कितने हो जाएंगे, 5.5 फुट जो है यहां से हो जाएगा। एक गज जो होता है ये 3 फुट के बराबर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर फुट के एक गज कितने स्क्वायर फुट के बराबर हो जाएगा, 9 स्क्वायर फुट के बराबर जो है आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है आप याद रखिएगा। ठीक, फिर अगर आपसे पूछा जाए कि 1 इंच में सेंटीमीटर कितने होते हैं तो 2.54 सेंटीमीटर का जो है 1 इंच बनता है। सेंटीमीटर कितने होते हैं, 2.54 होते हैं। तो ये चीज़ें बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ नहीं है। बिस्वा देखिए, एक बिस्वा जो होता है ये 1350 वर्ग फुट का होता है। जिन राज्यों में बिस्वा का यूज होता है, यूपी, पंजाब, हरियाणा। ये टर्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हमने देखा था ऊपर बीघा पढ़ा, हमने बिस्वा पढ़ा था। ठीक है, बिस्वंसी पढ़ा था, करम पढ़ा था, किला देखिए, एक किला 43,560 वर्ग फुट भूमि के बराबर होता है। वो राज्य जहां किले का इस्तेमाल किया जाता है पंजाब और हरियाणा। किला जो है हरियाणा और पंजाब में जो है इसको बोला जाता है। कनाल में अगर आप देखेंगे तो एक कनाल जो होता है ये 5,445 वर्ग फुट के बराबर होता है। और जिन राज्यों में इसका यूज किया जाता है वो कौन से है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब। यहां पर कनाल वर्ड का जो है यूज किया जाता है। और कनाल में कितने मरले होते हैं, 20 मरले होते हैं। ठीक है, और 1 एकड़ कितने कनाल से मिलकर बन जाता है, 8 कनाल जब हो जाती हैं 1 एकड़ जो है वो बन जाता है। ठीक है, और 1 एकड़ में कितने बीघे थे, 4 बीघे या
5 बीघे जो है हो सकते हैं किले में। एकड़ में वही किले के लिए यूज़ करते हैं वैसे, ठीक है। तो बस ये चीज़ इसमें याद रखिए। घुमाव की अगर हम बात करें तो ये भी 1 एकड़ के बराबर ही माना जाता है। तो याद रखिएगा, घुमाव नाम आ जाता है तो ये भी 1 एकड़ के बराबर माना जाता है। और एक घुमाव में भी उतने ही वर्ग फुट होते हैं जितने कि हमारे किले में होते हैं, 43,560 वर्ग फुट, ठीक है। जिन राज्यों में घुमाव का उपयोग होता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, वही है ना, हरियाणा में कहीं पर किले का यूज कर दिया, उसी को कोई घुमाव भी कह रहा है तो वो चीज हो जाती है इसमें, बट सेम वही रहता है, जो किले का माप वो होगा स्क्वायर फुट में वही होगा, ठीक है। चलिए, सरसई की अगर मैं बात करूं तो एक सरसई जो होती है 30.25 वर्ग फुट के बराबर होती है। और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में सरसई का जो है यूज किया जाता है। और एक मरली में 272.25 वर्ग फुट जो है होते हैं। तो वर्ग फुट का माप जो है आपको जरूर याद रखना है, चाहे मरले का हो चाहे सरसई का हो। अगर नहीं है तो जैसे मैंने आपको बताया था, निकाल भी सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है। तो ये साइज जो है याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो मैं एक बार ये दक्षिण भारत और पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए, दक्षिण भारत में भूमि मापने की इकाइयाँ, सबसे पहले अंकनम। एक अंकनम जो होता है ये 72 वर्ग फुट के बराबर होता है। और जिन राज्यों में इसका यूज किया जाता है, अब दक्षिण भारत की बात हो रही है तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अंकनम का यूज किया जाता है और ये 72 वर्ग फुट के बराबर होता है, ठीक है, एक अंकनम। फिर एक होता है गुंठा। एक गुंठा जो है 1089 वर्ग फुट का होता है। जिन राज्यों में गुंठा का उपयोग होता है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र है, 1089 वर्ग फुट। कुंचम जो होता है ये 4356 वर्ग फुट के बराबर होता है और आंध्र प्रदेश में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ज्यादा चांसेस देखिए जो हरियाणा का है वो आने के हैं, जो भूमि के मापने की इकाई है वो ज्यादा चांसेस है, बट हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आता है तो हम ऑब्वियसली कर पाएंगे, ठीक है। ग्राउंड, एक ग्राउंड में 2400 वर्ग फुट होता है और तमिलनाडु में इसका यूज किया जाता है। सेंट 1% जो होता है 435.6 वर्ग फुट के बराबर होता है और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में जो है सेंट टर्म का जो है यूज किया जाता है, ठीक। चलिए, अब आते हैं हम कि किस तरीके से आपको याद रखना है। तो मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा जो होता है वो हेक्टेयर होता है, ठीक है। हेक्टेयर के बाद जो जिसका नंबर आता है वो एकड़ का आता है। वेट, अब इस चीज़ को जो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो आप यहाँ पे जो साइज पढ़ रहे हैं ना ये वाला, ये आपको रटना नहीं है। अगर ये आपने बस आपको निकालना सीखना है, ओके। ये अगर वहाँ पे पूछा जाता है तो फिर आप इजीली जो इसको बता सकते हैं। तो हमने पढ़ा हेक्टेयर सबसे बड़ा होता है, हेक्टेयर के बाद एकड़ आता है, एकड़ के बाद केनाल आती है, ठीक है। केनाल के बाद मरला आता है, मरला के बाद सरसई आती है, मतलब सरसई, और सबसे जो छोटा हो जाएगा वो है करम, ठीक है। करम में कितने फुट हमने पढ़े थे? अगर हम टोटल इंच की बात करें तो 66 इंच होते हैं और वैसे कितने होते हैं? 5 फुट और 5 इंच, तो 5.5 फुट जो है यहां से निकल जाएगा। सरसई जो होता है ये याद रखिए, बस सरसई क्या होता है? करम इंटू करम होता है, बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, करम इंटू करम। अब करम की वैल्यू हमें पता है कितनी, 5.5 है, तो 5.5 इंटू 5.5 कर दीजिए, आ जाएगी स्क्वायर फुट में वैल्यू, ठीक है। कितनी आएगी? 5.5 इंटू 5.5 करूंगी तो 30.25 आ जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक सरसई में कितने करम होते हैं, आप बता सकते हैं? आपको याद नहीं रखना है, ये रिजल्ट याद नहीं रखना है। एक सरसई में अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एक सरसई में कितने करम होते हैं, ये क्वेश्चन आया है, एक सरसई में कितने करम होते हैं। अब हमें पता है करम की वैल्यू कितनी है? 5.5 है। अब एक सरसई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें पता है सरसई में क्या होता है, ये वाली चीज और ये वाली चीज होती है। तो 5.5 इंटू 5 निकल जाएगी, एक सरसई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30.25, ठीक है। अब बात आती है मरला की। मरला क्या होता है? एक मरले में कितने सरसई हो जाते हैं? 9 सरसई। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है कि एक मरले में कितने सरसई होते हैं, एक कनाल में कितने मरले होते हैं। कितने मरले होते हैं? 20 मरले होते हैं मरला, ठीक है। और एक एकड़ में कितने केनाल हो जाते हैं? 8 केनाल हो जाते हैं। और एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ जो है हो जाते हैं। बस ये आंकड़ा आपको याद रखना है, बाकी आप फिर निकालोगे यहां से। अब देखो, अब क्वेश्चन अगर वो आपसे पूछे कि एक मरले में कितने सरसई होते हैं, ठीक है, एक मरले में कितने सरसई होते हैं? 9 सरसई होते हैं। अब अगर यही इसका स्क्वायर फुट में पूछे कि एक मरले में कितना स्क्वायर फुट आता है, ठीक है, एक मरले में कितना स्क्वायर फुट होगा, तो देखिए कितना होगा। हमने सरसई की वैल्यू तो निकाल ली थी, सरसई की वैल्यू 30.25 आई थी। इसको क्या कर दो? 9 गुणा 30.25 कर दो,
अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 272.25 जो है निकल जाएगी। देखिए एक मरला में 272.25 वर्ग फुट होते हैं। तो जब स्क्वायर फुट में ऐसे वैल्यू निकालनी आए तो ये आपको निकाल देना है, ठीक है। तो बस आपको सिर्फ एक वैल्यू याद रखनी है, वो है क्रम की, जो जिसकी 66 इंच होती है और 5.5 फुट होती है। फिर यहाँ से क्रम इंटू क्रम करके सरसई की वैल्यू हमने स्क्वायर फुट में निकाली, 30.25 स्क्वायर फुट आ जाएगी ये, ठीक है। इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। फिर एक मरला कितने स्क्वायर फुट के बराबर आ गया, 272.25 के। अब अगर आपसे पूछे कि एक कनाल में कितने स्क्वायर फुट होते हैं, तो वो पूरा भी मत रटो आप, ठीक है, पूरा भी बेशक मत याद करो, तो वो आप यहां से निकाल सकते हो। हमें पता था 5.5 इंटू 5.5 सरसई आ गया। फिर हमने मरले में चेंज किया तो 9 से मल्टीप्लाई किया। अब हम कनाल का स्क्वायर फुट निकाल रहे हैं तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो 20 से निकालेंगे तो वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कोई भी वैल्यू, चाहे वो आपसे कुछ भी पूछा जाए। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 एकड़ में कितने स्क्वायर फुट है, ठीक है, आपको याद नहीं आ रहा लेकिन आपको तरीका पता है कि इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं, तो वो आप निकाल सकते हैं, ठीक, ओके। और इसके अलावा एक और चीज जो आपसे पूछी जा सकती है, वो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि 1 एकड़ में कितने मरले होंगे। देखो आपस से पूछे कि 1 एकड़ में कितने मरले होंगे। देखिए हमें पता है 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं और एक कनाल में कितने मरले होते हैं, 20 मरले होते हैं। तो 8 गुणा 20 कर दीजिए, 1 एकड़ में 160 मरले जो है निकल जाएंगे। देखिए एकड़ से हम कहां पर पहुंचे, मरले पर पहुंचे हैं। अब ये आपसे ये भी पूछ सकता है 1 एकड़ में कितने सरसई होते हैं, तो क्या करोगे, 1 एकड़ में सबसे पहले कितने कनाल, 8 कनाल, फिर 20 मरले, फिर सरसई कितने होते हैं, 9 सरसई होते हैं, तो वो कर दीजिए, ठीक है। एक मिनट, 20 मरले, हाँ 9 सरसई होते हैं, तो 8 गुणा 20 गुणा 9 कर दीजिए, वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। 1 एकड़ में फिर आप कितने सरसई आ जाएंगे, देखिए 0, 8 दूनी 16, 16 नी में 144, 1440 सरसई जो है कितने हो जाएंगे, 1 एकड़ में 1440 सरसई हो जाएंगे। तो सिर्फ क्रम याद रखना है, बाकी कुछ इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको उस चीज को निकालना जो है सीखना है। ये क्रम याद रखिए, वेट एक मिनट। तो बस ये क्रम देखिए, हेक्टेयर सबसे पहले कौन सा होता है, हेक्टेयर होता है, एकड़ होता है, एकड़ के बाद कनाल आता है, फिर मरला आता है, फिर सरसई आता है और फिर आता है क्रम। फिर क्रम की वैल्यू याद रखिए, इसमें 5.5 इंटू 5.5 कितने मरले, कितने सरसई होते हैं, एक मरला में 9 होते हैं, एक कनाल में 20 मरले होते हैं, 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं और 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं। बस और कुछ नहीं याद रखना है, बाकी आप वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करके जो पूछा गया है आप उसको निकालना है एज इट इज। वही चीज आपको सेम इसमें याद रखनी है, कितने केवट में कितना वो होता है, ठीक है। चलिए बस ये चीज थी। अब आगे देखिए कुछ टर्म्स आ रही हैं। जमाबंदी, जमाबंदी रिकॉर्ड ऑफ राइट है, इंग्लिश में जिसको पढ़ना हो यहाँ पे दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। जमाबंदी अधिकारों का रिकॉर्ड, अधिकारों का रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट। जमाबंदी को क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड ऑफ राइट के नाम से जाना जाता है। तो यह हर राजस्व संपत्ति में रिकॉर्ड टू राइट के भाग के रूप में तैयार एक दस्तावेज है। इसमें भूमि में विभिन्न अधिकारों के स्वामित्व, खेती और अप टू डेट के संबंध में प्रविष्टियां शामिल है। हर 5 साल में इसको संशोधित किया जाता है। जब एक जमाबंदी पटवारी द्वारा तैयार की जाती है और राजस्व अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की जाती है। संशोधित जमाबंदी की 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं, एक प्रति जिला रिकॉर्ड रूम को दी जाती है और अन्य प्रतिपूर्ति के लिए पटवारी के पास रहती है। पंजाब के राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 44 के तहत जमाबंदी में प्रवेश की सत्यता की पुष्टि भी जो है की जाती है। भूमि में अधिकारों के सभी परिवर्तन राजस्व एजेंसी के नोटिस में आने से राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद एक सेट प्रक्रिया के अनुसार जमाबंदी में दर्शाया गया है। ये सारे के सारे जो भी नोट्स हैं अभी ऑफिशियल डाटा है ये, तो इसमें से कोई भी चीज जो है आपसे पूछी जा सकती है। जिस तरीके से आपने एसआई वगैरह का पेपर देखा होगा तो उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर से ही जो है रिलेटेड लिए गए थे, जो सब्जेक्ट रिलेटेड थे। तो इसमें सारी चीजें याद रखें। तो इसका मतलब क्या है,
तो ये जो है भूमि का जो स्वामित्व होता है कि भूमि का मालिक कौन है, या उसने क्या बोया, उस पर खेती की या बोया, जो भी है वो सारा रिकॉर्ड जो है उसमें रहता है जमाबंदी में। ठीक है, फिर जमाबंदी को तैयार करने का कार्य किसका होता है? पटवारी का होता है। आपसे पूछा जाए किसका कार्य होता है जमाबंदी को तैयार करने का, तो पटवारी का। तो ये हो गया जमाबंदी क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ राइट होता है। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि जमाबंदी को कितने साल में संशोधित किया जाता है? तो हर 5 साल में जमाबंदी को संशोधित किया जाता है। ओके, और इसकी कितनी जो है कॉपी बनाई जाती है? 2 कॉपी बनाई जाती है। एक जिलाधिकारी को दी जाती है, सॉरी, एक जिला रिकॉर्ड रूम में रखी जाती है, और दूसरी जो कॉपी होती है वो किसके पास रहती है? पटवारी के पास ही जो है रहती है। फिर पूछा जा सकता है कि जमाबंदी में प्रवेश की सत्यता किस धारा के तहत जो है जमाबंदी में प्रवेश की सत्यता की पुष्टि की जाती है? तो ये है 1887 की धारा 44 के तहत जो है उसमें सत्यता की पुष्टि की जाती है। ठीक है, तो ये धारा वाला क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, पूरे चांसेस है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने के। ओके, तो याद रखिएगा ये चीज। ओके, तो ये याद रखिए जमाबंदी में जो होता है ना, कोई जमीन है उसका मालिक कौन है? ठीक है, या मतलब जमीन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारा ब्यौरा किस में मिलेगा? आपको जमाबंदी में मिल जाएगा, उस जमीन से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी। ठीक, तो ये जमाबंदी होते हैं। फिर एक आता है म्यूटेशन रजिस्टर। ये क्या होता है म्यूटेशन रजिस्टर? म्यूटेशन रजिस्टर देखिए, ये उत्परिवर्तन दर्शाता है जो स्वामित्व के बारे में और भूमि के शीर्षक में लाया गया है। इसमें अंतिम जमाबंदी के बारे में जानकारी शामिल है जो सही होने के लिए प्रस्तावित है। ओके, तो कुछ नहीं है इसमें, ऐसे ही है ये भी जमाबंदी से ही रिलेटेड है। अगर पूछा जाता है समावित्व के बारे में और भूमि के शीर्षक के बारे में जो है ये किसमें होता है, तो म्यूटेशन रजिस्टर, इसको उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं दिया गया है, छोड़िए इसको। चलिए, अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है खसरा गिरदावरी। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ये पटवारी से रिलेटेड। अगर हम देखें तो इसको क्या बोला जाता है? खसरा गिरदावरी को बोला जाता है रिकॉर्ड ऑफ लैंड कल्टीवेशन। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ लैंड कल्टीवेशन, यहां पे आप देख सकते हैं, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है ये देखिए, इट इज ए रजिस्टर ऑफ हार्वेस्ट इंस्पेक्शन। ठीक, चलिए देखते हैं हिंदी में। यह हार्वेस्ट निरीक्षणों का जो है एक क्या है? रजिस्टर है। ठीक है, पटवारी अक्टूबर और मार्च के महीने में हर 6 महीने में एक फील्ड टू फील्ड हार्वेस्ट निरीक्षण आयोजित जो है करता है। ओके, अब ये पूछा जा सकता है कि पटवारी हार्वेस्ट निरीक्षण कब कब आयोजित करता है? ओके, तो अक्टूबर और मार्च के महीने में, और ये हर 6 महीने में करता है ये। ठीक है, हर 6 महीने में, यानी कि साल में 2 बार तो हो ही जाएगा। ओके, उन्होंने क्रॉप ग्रोन, सोयल क्लासिफिकेशन, कल्टीवेशन एंड द कैपेसिटी ऑफ द कल्टीवेटर्स के बारे में जो है तथ्य रिकॉर्ड किए हैं। यह मूल्यवान डाटा और कई रिटर्न और पूर्वानुमानों के लिए तैयार है और निदेशक भूमि रिकॉर्ड हरियाणा द्वारा प्रकाशित किया गया है। दस्तावेज को 12 साल की अवधि के लिए पटवारी की हिरासत में रखा गया, जिसके बाद यह उससे भी पीछे हटने और नष्ट होने के लिए है। तो क्या कह सकते हैं कि जो खसरा गिरदावरी होती है ये एक खेती जो है उसका फसलवार निरीक्षण होता है कि क्या क्या जो है फसलें उसमें बोई गई हैं, उससे रिलेटेड जो है ये कुछ हो जाता है। ठीक है, पटवारी क्या करता है? हर 6 महीने में, हर 6 महीने यानी कि अक्टूबर और मार्च में क्या करता है? फसल का निरीक्षण करता है, और जो भी उसका रजिस्टर होता है उसका में पूरा ब्यौरा जो है उसका रखता है कि इस खेत में क्या बोया गया है, कौन से प्रकार की मिट्टी है, मतलब बहुत सारी जानकारी जो है वो उसमें रखता है। ओके, देखिए अक्टूबर के प्रथम से शुरू होने वाले पहले 6 मासिक निरीक्षण को खरीफ गिरदावरी कहते हैं। तो ये याद रखना आपको, जब अक्टूबर से शुरू होगा तो उसको खरीफ गिरदावरी कहते हैं, और मार्च के को क्या कहा जाता है? रवि गिरदारी कहा जाता है, रवि गिरदारी। ओके, गिरदावरी होता है, वैसे गिरदावरी आएगा, गिरदारी लिख रखा है इन्होंने, गिरदावरी बोलेंगे। ठीक है, यदि आवश्यक हो तो इस संबंध में अलग अलग तिथियां उनके प्रभार के तहत किसी भी या सभी जिलों के डिवीजनों द्वारा निर्धारित की जा सकती है। ओके, इसके अलावा जो खरबूजे तंबाकू हैं ये तो ना तो रबी की फसल में आती है ना फिर खरीफ की में आती है, तो इसके लिए पटवारी क्या करते हैं? एक अतिरिक्त निरीक्षण करता है। एड, जैद, रिबी गिरदावरी इस तरह के क्षेत्रों में कुछ मामलों में समान जैद खरीफ निरीक्षण भी जो है किया जाता है। जैद खरीफ भी हो गया। ठीक है, एक था खरीफ गिरदावरी, रबी गिरदावरी, और जो बाकी जैद की जो फसलें बच गई, खरबूजा,
तरबूज, ये सब क्या जायद फसलें हैं या हरी सब्जी जो भी आती है, तो ये एक जायद खरीफ निरीक्षण जो है इसको बोला जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें याद रखिएगा। ओके, फिर एक और चीज ये याद रखिए हमने कि दस्तावेज को 12 साल की अवधि के लिए पटवारी की हिरासत में रखा जाता है। तो जो भी दस्तावेज उन्होंने तैयार किए हैं, ठीक है, जो भी ब्यौरा उन्होंने रखा है वो 12 वर्ष तक जो है रहता है। उसके बाद जो है इसको खत्म कर दिया जाता है, नष्ट होने के लिए दिए ना, ये दिया गया ना नष्ट होने के लिए, मीन्स इसको खत्म जो है कर दिया जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट इसमें याद रखिए। हार्वेस्ट निरीक्षणों का रजिस्टर कह सकते हैं इसको आप, या फिर रिकॉर्ड ऑफ लैंड कल्टीवेशन कह सकते हैं। इसमें 2 बार जो है फील्ड टू फील्ड निरीक्षण किया जाता है पटवारी के द्वारा। अक्टूबर से जो शुरू होगा उसको क्या बोलेंगे, खरीफ गिरदावरी, जो मार्च से शुरू होगा रबी गिरदावरी, और ये फिर जिले के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है, मतलब डेट वगैरह जो होती है वो चेंज हो सकती है। और एक जायद निरीक्षण भी होता है, ये जायद फसलों के लिए होता है। ठीक है, चलिए ओके, एक इसमें सजरा नशाब दिया है, ये देखिए क्या है। निपटान के समय में हर एस्टेट में तैयार किया गया और रिकॉर्ड ऑफ राइट का एक हिस्सा बनाया गया है। सार्जा नसाब पेडिग्री टेबल है जो समय समय पर एस्टेट में मालिकाना हक के लिए उत्तराधिकार दिखाती है। यह हर 5 साल में संशोधित और लाया गया और समय समय पर होने वाले अंतराल में उपयुक्त संदर्भों के माध्यम से पटवारी की कॉपी में दर्शाया गया है। सजरा नसाब निपटान के समय तैयार किया गया और पिछले मालिकाना हक संपत्ति की और समय समय पर मालिकाना अधिकारों के विचलन के बारे में जानकारी का एक स्रोत है। और तो क्या कह सकते हैं, सजरा नसाब जो होता है, जो भूमिदार यानी कि जो जिसकी जो भूमि होती है ऑब्वियस है उससे पहले वो किसी और के नाम पे होगी, फिर किसी और के नाम पे होगी, तो वो जो पूरी चलती क्या बोल सकते हैं उसको, वंश जो चला आ रहा है, ठीक है, उसका जो रिकॉर्ड होता है वो सजरा नसाब का सजरा नसाब उसको बोलते हैं, नसब या सजरा नसब, हाँ जो भी है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, जो भूमि के मालिक हैं उनकी वंशावली आप कह सकते हैं, उनका जो रिकॉर्ड है कि पहले ये इसके नाम पे थी फिर इसके नाम पे चली गई, ठीक है, तो ये होती है सजरा नसाब। ओके, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि सजरा नसाब जो होती है टाइम टू टाइम मालिकाना हक का उत्तराधिकार दर्शाती है। एक टेबल होती है जिसमें मान लीजिए आज ये जमीन इसके नाम है, उसके बाद ये जमीन इसके नाम होगी, इसके बाद इसके नाम होगी, तो वो एक जो पूरी वो चेन चलती है ना कि ये पहले इसके नाम थी फिर इसके। आपको भी पता है जमीन जो हम ले रहे हैं उससे पहले क्या पता वो कितनों के नाम हो, ठीक है, तो उस तरीके की एक टेबल होती है सजरा नसाब, उसको बोला जाता है। ठीक, तो ये भूमिदारों की वंशावली आप इसको बोल सकते हैं। और ये एक और चीज थी ना इसमें कि इसको अपडेट किया जाता है हर 5 साल में, ये चीज इसमें याद रखिए, हर 5 साल में जमाबंदी को भी और सजरा नसाब को भी 5 साल में जो है क्या किया जाता है, संशोधित किया जाता है। ओके, इसकी एक प्रति जमाबंदी के साथ तैयार की गई है जिसे जिला रिकॉर्ड में बसाया गया है। दूसरी प्रति जो होती है इसकी पटवारी के पास रहती है और नई बस्ती के बल में आने के बाद उससे वापस लिया जाता है जब यह तहसील या जिला रिकॉर्ड रूप में स्थायी रूप में रखी जाती है। ओके, तो बस इतना ही आपको याद रखना है। चलिए, एक आती है लट्ठा। लट्ठा होती है फील्ड बुक। तो लट्ठा देखिए क्या होती है, जिसे लोकप्रिय रूप में सजरा नाम दिया गया है। इस फील्ड बुक को सजरा नाम जो है दिया गया है। पटवारी ने सजरा ऑन क्लॉथ है लट्ठा की एक प्रति अपने पास रखी है। एक क्षेत्र की सर्वेक्षण संख्या और आयाम दर्शाती है। अब एक दिन आमतौर पर 40 क्रम से 1 इंच तक तैयार किया जाता है। तो फील्ड बुक आप बोल सकते हैं कि जो भी आपकी ज़मीन है उसके कितना क्षेत्रफल है उसकी एक विवरण पुस्तिका जो है ये होती है, और इसको भी जो है 5 साल में क्या किया जाता है, संशोधित किया जाता है। ठीक है, अपडेट जो है इसको किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला दिया है यहाँ पे रोजन माचा वकीती। रोजन माचा वकीती, यहाँ पे जिसको पढ़ना है पोस्ट करके वीडियो पढ़ सकता है। रोजन माचा वक्ती क्या है, ठीक है, रोजन माचा वक्ती जो डेली की जो घटनाएं होती हैं उनकी एक डायरी बोल सकते हैं आप इसको। तो देखिए, यह समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के तहत पटवारी द्वारा प्राप्त दैनिक घटनाओं की एक डायरी होती है। पटवारी प्रत्येक दिन के लिए एक प्रविष्टि का उल्लेख करता है जिसमें वर्षा, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित तथ्य, भूमि या अन्य अधिकारों में लेन देन, बेहतर अधिकारियों द्वारा दिए गए दौरे और उनके द्वारा दिए गए आदेश, इन सब को जो है क्या करता है, लिखता है, उसके द्वारा निष्पादित होते हैं। ठीक
ठीक है, तो बस इतना ही याद रखिए, ज़्यादा यहाँ से पूछा नहीं जाएगा। तो एक क्या होती है, रोज की घटनाओं का ब्यौरा होता है जो पटवारी लिखता है उनको। ठीक है, आगे आगे देखिए, लाल किताब। लाल किताब जिसको गांव नोटबुक भी जो है कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। लाल किताब को क्या बोलते हैं, गांव नोटबुक, विलेज नोटबुक के नाम से जो है इसको जाना जाता है। पूछा जा सकता है, जैसे जमाबंदी को रिकॉर्ड ऑफ राइट कहा जाता है, ऐसे ही लाल किताब को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो विलेज नोटबुक के नाम से जो है इसको जाना जाता है। ओके, तो देखिए इसमें क्या होती है, इसमें विलेज नोटबुक है तो ऑब्वियस गांव की जो जमीन होगी उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो आपको इस लाल किताब में मिल जाएगी। तो गांव की भूमि के बारे में जितनी जानकारी है वो सब इसमें मिलेगी। ठीक है, देख लीजिए इसमें और यही दिया गया है, बाकी कुछ इसमें नहीं है। बस यही है, एक कुछ नहीं है बाकी। चलिए बस इसका नाम याद रखिए, इसको गांव नोटबुक बोलते हैं। आगे आता है रेनफॉल रजिस्टर, जिसको वर्षा रजिस्टर जो है कहा जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, तहसील मुख्यालय में रेन गेज से कार्यालय कानूनगो द्वारा अवलोकन के अनुसार रजिस्टर में वर्षा के प्रवेश शामिल है। यह एक अवधि से अधिक वर्षा के आंकड़ों के संबंध में जानकारी का एक मूल्यवान स्रोत है। यह जिला मुख्यालय पर तहसील में 3 वर्षों की अवधि के लिए रखा गया। तो वर्षा रजिस्टर में क्या होता है, वर्षा रजिस्टर में जो कानूनगो होता है, यहाँ पे दिया गया ना कानूनगो द्वारा, कानूनगो क्या करता है, जो वर्षा हुई है उसकी एंट्री करता है। ठीक है, रजिस्टर है एक, वर्षा हुई है उसकी एंट्री कौन कर रहा है, कानूनगो कर रहा है। तो ये वर्षा रजिस्टर होता है। ठीक है, तो क्या अब उस एंट्री करने का फायदा क्या है, उससे हमें क्या पता चलेगा कि इस एरिया में बारिश कितनी हुई है, तो वो एक पूरा विवरण जो है उसमें रहता है। और ये जो भी रिकॉर्ड है कितने साल तक रखा जाता है, 3 वर्षों की अवधि के लिए जो है इसको रखा जाता है। फिर उसमें को बाद में जो है फेंक दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, जो भी किया जाए। ठीक है, तो इसमें याद रखिए कौन जो है वर्षा हुई है इसके बारे में कौन जो है इंक्लूड करता है उस रजिस्टर में, तो वो कानूनगो करता है। ठीक है, चलिए अगला आता है करंट प्राइस रजिस्टर, यानी कि वर्तमान मूल्य रजिस्टर। इसमें क्या होता है, इस रजिस्टर में प्रधान खाद्य अनाज की पाक्षिक खुदरा कीमतों का वर्णन होता है। जो खाद्यान्न फसल होती हैं उनकी कीमत कह लीजिए, उनका मूल्य कह लीजिए कि वो कितने की हैं, वो सारा जो विवरण होता है वो वर्तमान मूल्य रजिस्टर में, यानी कि करंट प्राइस CPR करंट प्राइस रजिस्टर में उसको रखा जाता है। ओके, और तहसील और जिले में इसका निपटान जो है किया जाता है, यानी कि इसको तहसील और जिले में जो है रखा जाता है। 3 साल तक जो है इसको रखा जाता है, फिर तबाह हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। तो वही है, बस आपको याद रखना है, इसमें कीमतों का वर्णन जो है किया गया है। वही है ना करंट प्राइस रजिस्टर, किस चीज का क्या मूल्य है, किस खाद्यान्न फसल का क्या मूल्य है, ये उसके लिए एक रजिस्टर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है सजरा किस्तवार, बहुत बड़ा है ये, तो छोटे से में समझने की कोशिश करेंगे कि सजरा किस्तवार क्या होता है। देखिए, तो सजरा किस्तवार की अगर मैं बात करूं तो ये एक पेपर पर जो है खेत का नक्शा जो है तैयार किया जाता है, उसी को सजरा किस्तवार बोलते हैं। ठीक है, सजरा का मतलब ही क्या होता है, खेती की सीमाएं दिखाने वाला नक्शा। ठीक, तो सजरा किस्तवार ये होता है। इसकी जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो कहाँ पर रखी जाती है, दफ्तर में रखी जाती है। तहसील जो रिकॉर्ड होता है वो दफ्तर में, और दूसरी जो कॉपी होती है वो किसके पास होती है, पटवारी के पास होती है। ओके, तो बस ये याद रखिए, सजरा किस्तवार क्या होता है, खेती का जो है नक्शा होता है, नक्शा। सजरा का मतलब क्या है, सीमाएं दिखाने वाला नक्शा। ठीक है, तो बस इसमें यही चीज़ इसमें आपको याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं दिया गया है। ओके, आगे देखिए, ये है मुंताखिब असामवीर। मुंताखिब असामवीर ये क्या है, पैदाइटरों यानी जो प्रॉपर्टियर्स होते हैं और किराएदारों का एक विवरण, फील्ड के विवरण और प्रत्येक के लिए किराए के भुगतान का एक नोट के साथ। ओके, ये आप क्या कह सकते हैं, जो किराएदार और मालिक होता है उनके बीच का जो भी बयान होता है उसको बोला जाता है मुंतखिब असाम वीर। ठीक है, किराए के रूप में जो नोट दिए जाते हैं, जैसे
किसी के घर आप किराए पे जाते हैं तो एक एग्रीमेंट जो बनवा लिया जाता है, और उसमें कि हाँ हमने इतने पैसे जो हैं उसके अकॉर्डिंग दिए हैं या इतने महीने रहना है, तो वो कुछ इस तरीके का एग्रीमेंट होता है ये, ठीक है। मुंतखिब असामवीर जो है इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है सारी टर्म्स। लाल किताब गांव की बुक होती है। रोजनमाचा वक्ती क्या था, जो दैनिक का मतलब डे टू डे डायरी आप इसको बोल सकते हैं रोजनमाचा वक्ती को। रोजनमाचा मतलब रोजाना का काम जो होता है उसकी। फील्ड बुक आप बोल सकते हैं, 5 साल में इसको संशोधित जो है किया जाता है, और इसको भी सजरा नाम जो है दिया गया है फील्ड बुक को। इसमें क्या होता है, खेतों के क्षेत्रफल की जो है ये एक पुस्तिका होती है, ठीक है। सजरा नसीब हो गया, नसाब, सजरा नसाब, ये क्या होती है कि ये भूमि मतलब कोई भी जमीन है वो किस किस के नाम पर रही है, तो पूरा वंश जो चलता है कि पहले ये इसके नाम थे फिर इसके नाम, तो वो पूरी वंशावली होती है उसकी, ठीक है। खसरा गिरदावरी, रिकॉर्ड ऑफ लैंड कल्टीवेशन, ठीक। तो ये छोटी छोटी टर्म्स है जो आपको याद रखनी है। अब देखिए, अब आ जाती हैं कुछ और टर्म जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें पूछी जा सकती है, आबादी देह का मतलब क्या होता है। गांव का जो बसा हुआ क्षेत्र होता है उसको किस नाम से जानते हैं, आबादी देह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ग्राम को ही और क्या ना कहा जाता है, मोजा भी कहा जाता है। ग्राम को ही क्या कहा जाता है, मोजा जो है इसको कहा जाता है। एक मिनट, देखिए क्या कहा जाता है, मोजा कहा जाता है, ओके। तहसील में गांव का जो सिलसिलेवार नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हदबस्त कहा जाता है। क्या कहते हैं, हदबस्त कहा जाता है। अब देखिए, गांव का कोई बसा हुआ क्षेत्र है तो आबादी मतलब बहुत सारे लोग होंगे। अब कोई बिना आबादी का गांव यानी कि खाली गांव है, ठीक है, जिसका कोई चिराग ना हो, उसको क्या बोलेंगे, बेचिराग बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, और मोजा क्या होता है, गांव होता है। अब बिना आबादी का गांव यानी कि बिना चिराग का गांव, तो मोजा बेचिराग जो है इसको कहा जाएगा, ठीक है। बंदोबस्त के समय विस्तार पूर्वक तैयार की गई जमाबंदी क्या कहलाती है, मिसल हकीयत के नाम से जो है इसको जाना जाता है। ये पांचों ही जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको, ठीक है। चलिए अगला देखिए, जमाबंदी, भूमि की मलकियत व बोने के अधिकारों की पुस्तक। बिल्कुल सही है कि भूमि का मालिक कौन है, क्या इस पर बोया गया है। चलिए अगला देखिए, इंतकाल। इंतकाल क्या होता है, मलकियत जो है उसकी जो तब्दीली होती है, यानी कि एक जगह से जब हम उसको दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, यानी कि पहले किसी के नाम थी, ठीक है, फिर दूसरे के नाम हम करवा रहे हैं, तो उसका इंतकाल करवाना पड़ता है। किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने खरीदने के लिए तो उस प्रॉपर्टी का इंतकाल होना जरूरी है, ठीक। तो वो इंतकाल हो जाएगा, मलकियत की तब्दीली का आदेश होता है ये, ठीक। फिर आता है खसरा गिरदावरी। खसरा गिरदावर क्या होता है, खातेवार मालकियत, बोने व लगान का जो रजिस्टर होता है उसको खसरा गिरदावरी जो है बोला जाता है। हमने ऊपर भी पढ़ा था ना खसरा गिरदावर, जिसमें हमने पढ़ा था रिकॉर्ड ऑफ लैंड कल्टीवेशन, खेती का फसलवार निरीक्षण। हर 6 महीने में जो है पटवारी जो है फील्ड टू फील्ड जाता है, फसल का निरीक्षण करता है। 1 अक्टूबर में और दूसरा था मार्च में, और साथ में जैद परीक्षण भी होता है। तो ये क्या होता है, खातेवार मलकियत, बोने व लगान का रजिस्टर होता है, क्या बोया गया है, ठीक है, वो वाली चीज। लाल किताब क्या होती है, गांव की भूमि से संबंधित पूर्ण जानकारी देने वाली जो पुस्तक होती है उसको लाल किताब बोला जाता है। फिर आगे टर्म आती है सजरा नसब, भूमिदारों की वंशावली, जो हमने डिटेल में पढ़ी थी, बस वो यहाँ पर दी गई हैं छोटी छोटी करके। पैमाइश क्या होती है, भूमि का नापना। भूमि जब हम नापते हैं तो क्या बोलते हैं, पैमाइश कर रहे हैं, यानी कि भूमि को जब नापते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पैमाइश वर्ड का यूज जो है किया जाता है। तो ये सारी टर्म्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गज भी क्या होता है, भूमि नापने का एक पैमाना ही होता है, ठीक है। चलिए अगला जो टर्म आ रहा है इसमें वो है अड्डा। अड्डा क्या होता है, जरीब की पड़ताल करने के लिए भूमि पर बनाया गया माप। पहले तो यही देखिए जरीब होता क्या है, ठीक है। तो भूमि को नापने के लिए एक 10 करम लंबी जो लोहे की जंजीर होती है, 10 करम में हमने पढ़े थे ना कितने फुट बन जाते हैं, 5.5 हो जाते हैं ना। हाँ, तो उसकी 10 करम लंबी लोहे की जंजीर जो होती है उसको जरीब कहा जाता है, ठीक है।
ओके। एक और चीज़ याद रखिए, मैंने आपको क्या बताया, एक क्रम में कितने होते हैं, 5.5 फुट होते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक जरीब की टोटल लंबाई कितने फुट बनती है, तो ये 10 क्रम कह रहा है, तो 10 गुणा 5.5 करेंगे हम, ठीक है, यही बनेगी। तो 55 से 60, मतलब वही टोटल अगर हम जाएंगे तो 66 फीट जो है बनेगी। याद रखिएगा, भूमि नापने एक जो जरीब होता है इसकी जो लंबाई होती है वो 66 फीट के बराबर होती है। ये मीन्स आप इसको कह सकते हैं 22 गज, ठीक है, क्योंकि एक फुट में 3 गज होते हैं, ठीक है, एक गज में 3 फुट होते हैं, एक गज बराबर होता है 3 फुट के, ठीक है। तो यहाँ पर कितने गज आ जाएंगे, इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 22 गज जो है निकल जाएंगे। तो ये वैल्यू इसमें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, या आप कह सकते हैं कि एक जरीब जो होता है वो 4 लट्ठे के बराबर होता है, 4 रोड के बराबर। गट्ठा देखिए क्या होता है, ये जरीब का 10वां भाग होता है। गट्ठा जो होता है वो जरीब का 10वां भाग होता है, और करम जो होता है 66 इंच लंबा जरीब का 10वां भाग होता है। वही मैंने आपको बताया था ना, 66 इंच होती है, तो 66 का आप करके देख सकते हैं। ओके, वहां से फुट निकाल के देन कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखिए, अगला है करास। लंब डालने के लिए लकड़ी का जो है कि यंत्र होता है। तो यहाँ पे ये 3 इंपॉर्टेंट है, जरीब, गट्ठा और करम। अड्डा भी है, ये जरीब से रिलेटेड हो जाती हैं तीनों टर्म। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी टर्म जरीब से है, तो जरीब, अड्डा, गट्ठा ये याद रखिएगा एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे एक दिया गया है झंडी। लाइन की सिधाई के लिए 12 फुट का बांस जो होता है उसको झंडी कहा जाता है। रटना नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, वहां से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन टर्म से रिलेटेड पूछा जाता है तो, ठीक है। फरेरा क्या होता है, देखिए, दूर से झंडी देखने के लिए बांस पर जो तिकोना रंग बिरंगा कपड़ा बांध दिया जाता है उसको फरेरा बोला जाता है। ओके, सुए क्या होता है, पैमाइश के लिए 1 फुट के सरिये को सुए कहा जाता है। मसावी बनाने के लिए पीतल का बना हुआ इंच पैमाना पीतल होता है, बाकी ये इंपॉर्टेंट है नहीं इतने, ठीक है। मोटे कागज पर खेतों की सीमाई दर्शाने वाला नक्शा क्या कहलाता है, तो इसको बोला जाता है मुसावी, ठीक है। देखिए, खेतों की सीमाई दिखाने वाला नक्शे को क्या बोलते हैं, सजरा बोला जाता है। सजरा किश्तवार क्या हो जाता है, ट्रेसिंग क्लॉथ या ट्रेसिंग पेपर पर बना हुआ खेतों का नक्शा। देखिए, जो खेतों की सीमाई दिखा रहा है नक्शा उसको सजरा बोलेंगे, सजरा तो है ही नक्शा, ओके। और जो पेपर पर बना हुआ खेतों का नक्शा है उसको क्या बोलेंगे, सजरा किश्तवार बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है सजरा पारचा। कपड़े पर जो खेतों का नक्शा बनेगा वो बनेगा सजरा पारचा, ठीक है। ये था किस पर, पेपर पर या ट्रेसिंग क्लॉथ पर, सजरा किश्तवार। अक्स सजरा, देखिए, सजरे की ही नकल कर देना, यानी कि आपने एक नक्शा बना लिया उसकी एक और नकल कर दी आपने, वो अक्स सजरा हो जाएगा, ठीक है। फिर फील्ड बुक है, तो ये खेतों के क्षेत्रफल की विवरण पुस्तिका होती है जो हमने ऊपर पढ़ा था, फील्ड बुक, ठीक है। चलिए, तो ये वो दे रखा, देखो, बिग्गा, ये ऑफिशियल का इनका 40 गज 40 वर्ग क्रम 4 बीघे का खेत, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिया गया है। मुरब्बा 25 किलो का समूह, यानी कि 200 कनाल। अब 25 किलो का समूह कह रहा है ये, और हमें पता है अगर ये कनाल में बताना तो कैसे बताएंगे, हमें पता है 1 एकड़ में कितने कनाल होते हैं, 8 कनाल होते हैं। अब अगर आपसे ये पूछे ना, ये क्वेश्चन पूछ सकता आपसे कि 25 किलो में कितने कनाल जो है बनेंगे, कितने कनाल बनेंगे 25 किले में, तो 1 किला हमने पता है 8 कनाल हुए हैं 1 किले में, 1 एकड़ में कह लो, 1 एकड़ और किला एक ही चीज है, 1 एकड़ में 8 कनाल हुए हैं, तो 25 गुना 8 कर दो, 25 8 200 कनाल आ गया, ठीक है। तो ये वाली चीज है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए जी, आगे देखिए, मुस्तलील क्या होता है। मुस्तलील 25 एकड़ का समूह यानी 200 कनाल। इस्तखराज, नंबर की चारों भुजाओं की लंबाई व चौड़ाई का क्षेत्रफल निकालना क्या कहलाता है, इस्तखराज कहलाता है। खेत के क्षेत्रफल को रकबा कहा जाता है। भूमि की किस्म को किस्म जमीन कहा जाता है। खेतों का पृष्ठवार जोड़ जमीन सफावार कहते हैं। जेतवार जोड़ को थमजान खातवार कहते हैं। तो ये बस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सा है।
ओके, मिजान कुल दे क्या होता है? गांव के कुल क्षेत्रफल, गांव का जितना क्षेत्रफल है उसको अगर हम जोड़ दे तो उसको मिजान कुल दे बोलेंगे। और भूमि का किस्मवार जोड़ क्या कहलाएगा? देखिए यहाँ पे तो पूरा गांव आ गया, ठीक है, गांव के कुल क्षेत्रफल का, और ये गांव की भूमि का किस्मवार जोड़ किस्मवार हो जाएगा। खेत के हिस्से को गोसा कहा जाता है और बांटे गए भाग को तिम्मा कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए 57.157 इंच क्रम का वर्ग विश्वांशी बनेगा। हमने पढ़ा था ना कि क्रम होता है सबसे पहले कितना होता है 57.5 होता है आई थिंक, ओके। और विश्वंशी क्या हो जाता है? क्रम इंटू क्रम हो जाता है, क्रम इंटू क्रम हो जाता है। तो ये वही बता रहा है 57.17 इंच क्रम का वर्ग, 57.157 ये वैल्यू रहती है इसकी क्रम की, ओके। तो इसमें विश्वांशी में क्या हो जाता है? क्रम इंटू क्रम हो जाता है। और बिस्वा क्या होता है? 20 विश्वांशी के बराबर हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए बिस्वा 20 विश्वांशी, बिग्गे में 20 बिस्वा बढ़ेंगे, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मरले में 9 सराही बराबर होंगी, ठीक है। मरले में 9 सरसई जो भी है वो हो जाएगी, ठीक है। और सरसई किसके बराबर था? क्रम इंटू क्रम के बराबर था। क्रम का हमने वर्ग स्क्वायर कर दिया था, ओके, तो वो हो जाएगी, सारे वही दे रखे हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे खेवट है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। मलकियत का जो विवरण होता है उसको खेवट कहते हैं। खतौनी क्या होती है? काश्तकार का जो विवरण होता है उसको खतौनी कहा जाता है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, खेवट और खतौनी, ठीक है। गांव में मालकों के समूह को क्या कहते हैं? पत्ती तरफ ठोड़ा, ठीक है। चलिए जी अगला देखिए, गिरदावर यानी कि कानून गो। पटवारी के कार्य का जो निरीक्षण करता है वो कानून गो होता है। तो मैंने आपको बताया था कि किसके अंडर काम करता है पटवारी? कानून गो और तहसीलदार की। अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? वो तहसीलदार को सौंपता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दफ्तर कानून गो, तहसील कार्यालय का जो कानून गो होगा। नायाब दफ्तर कानून गो, ये सहायक दफ्तर कानून गो को बोला जाता है, नायाब। और जिला कार्यालय के कानून गो को क्या बोलेंगे? सदर कानून गो बोलेंगे। चारों इंपॉर्टेंट टर्म याद रखिए। जिला कार्यालय का कानून को सदर, सहायक दफ्तर का नायाब दफ्तर कहेगा, तो इस तहसील कार्यालय के कानून को दफ्तर कानून को बोलेंगे। और पटवारी के कार्य का जो निरीक्षण करेगा वो गिरदावर होगा, कानून को होगा, ठीक। चलिए देखिए मालिक कौन होता है? भूमि का जो भूस्वामी होता है। एक ये भी रह गया यहाँ पे, जो राजस्व विभाग की वसूली का रेखा रखने वाले जो कर्मचारी होते हैं उसको वासलवाकी नवीस जो है बोला जाता है, वत्सलवाकी नवीस, ठीक है। भूमि को जोतने एवं काश्त करने वाले को काश्तकार कहा जाता है। मालिक जिसका शामलात में हिस्सा ना हो मालक कब्जा किया जाएगा, और जिसका हिस्सा होता है मालक कामिल कहा जाएगा, ठीक है। सज्जी भूमि जो है सज्ज पता है ना आपको क्या होता है? संजी भूमि को क्या कहते हैं? शामलात। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है ये, ठीक है। गांव की शामलात भूमि को क्या कहते हैं? शामलात वो नहीं कि गांव की जो संजी भूमि होती है, जो उसकी मतलब किसी एक की नहीं होती, जो वो शामलात दे बोली जाएगी। और पन्ने की शामलात भूमि होगी तो शामलात पन्ना बोला जाएगा, ओके। अगर पत्ती की शामलात भूमि है तो शामलात पत्ती बोला जाएगा। ठोड़े की है तो शामलात ठोड़ा। तो गांव के बच्चों को पता भी होगा, दे पन्ना जैसे बहुत बड़ा गांव होता है तो वहां पर अलग अलग पन्ने जो है बन जाते हैं, उसी को कह रहा है। और तो फिर उनकी जो साझेदारी की जो जमीन होती है उसको शामलात पन्ना बोलते हैं। तो इस तरीके की कुछ टर्म होती है गांव में, ओके। तो वहीं से रिलेटेड है ये। देखिए भूमि को जोतने वाला जो मालिक को लगान देता हो, मालिक को क्या देता हो? लगान देता हो, उसको क्या बोलेंगे? मुजारा बोलेंगे। बेदखल न होने वाला व लगान देने वाला मुजारा मोरूसी कहलाएगा, और बेदखल होने योग्य काश्तकार गैर मोरूसी हो जाएगा, ओके। जिसको दान में दे दी जाए भूमि उसको छोलीदार बोलेंगे। और नहर के पानी से सिंचित भूमि नहरी होगी, और कुएं द्वारा सिंचित भूमि चाही नहरी होगी। कुएं, सिर्फ कुएं द्वारा चाही, ओके। नहर और कुएं चाही क्यों? कि किससे मतलब जो चीज वो चाह था उस तक करी, चाहे वो नहर तक करे चाहे वो कुएं से करे, तो चाही नहरी बोल दिया उसको, ठीक है। और यहाँ कुएं द्वारा है तो चाही जो है सिर्फ चाही बन जाएगा, ओके। खरीदा हुआ पानी मतलब पानी खरीद कर जो अपनी भूमि को सिंचाई कर रहा है उसको चाही मुस्तार बोला जाएगा। जो भूमि वर्षा पर निर्भर कर रही है उसको बरानी बोला जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये बरानी, वर्षा पर निर्भर जो भूमि होती है। पूछा जा सकता है हरियाणा में वर्षा पर निर्भर भूमि को क्या कहा जाता है? तो बरानी कहा जाता है, ठीक है। जब नहर और कुएं के अलावा अन्य साधनों से भूमि सिंचित की जाती तो उसको आबी बोला जाता है, ठीक। बंजर जदीद, 4 फसलों तक खाली भूमि उसको बंजर जदीद बोलेंगे, यानी कि 4 वो लिकड़ गए उस पर कोई भी जो है वो उगाई नहीं की गई, उसको बंजर जदीद बोला जाएगा। और जब 8 फसला तक वह भूमि खाली छोड़ दे, मैं उस पर कुछ ना बोया जाए, ठीक है, तो वो हो जाएगी बंजर कदीम, ओके। चलिए
ये भी और भी बहुत सारे हैं, जैसे अगर नकद लगान दे रहे हैं तो उसको चकोता कहा जाएगा। और बाकी आप ये यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वार्षिक, सालाना कहा जाता है वार्षिक को। पैदावार का जो भाग होगा उसको बटाई बोलते हैं, ठीक है। 1/3 भाग है पैदावार का तो उसको तिहाई बोलते हैं, ठीक। 1/2 भाग है तो निस्फी बोला जाता है। 1/3 था तो सीधा तिहाई बोल दिया। 1/2 है तो क्या बोलेंगे उसको, निस्फी। 2/5 है तो पंज दूंजी, पंद जून, 5 इसको पंज बोलते हैं, 2 को दूंजी बोल दिया। पैदावार का 1/4 भाग है तो 4 आम बोल दिया। 3/4 है तो 3/4 आम बोल दिया। ओके, इसमें 1/4 था तो 1 को क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं है, की वैल्यू नहीं है कुछ, तो 4 आम बोल दिया सीधा। यहाँ पे 3/4 हो गया तो 4 आम तो है ही, और 3 का 3 भी लिख दिया, 3/4 आम, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। ओके, बाकी आप पढ़ सकते हैं। इसमें एक ये इंपॉर्टेंट है, भूमि बेचने वाला। अब भूमि तो बेची जाती ही है, ठीक है, तो उसको पूछा जा सकता है, जो भूमि बेचेगा उसको बाया बोल देंगे, और जो खरीद लेगा उस भूमि को उसको मुस्तरी बोला जाएगा। ओके, उपहार कोई दे रहा है तो वायु बोलेंगे, और उपहार जो ले रहा है उसको मोबइला बोलेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये बेचने वाला और खरीदने वाला इंपॉर्टेंट है। देने वाला देइंदा और लेने वाला गैरिंदा। मुजारे से मालिक को मिलने वाली राशि इसको लगान कहती हैं, ठीक। तो ये कुछ टर्म है, आप देखिएगा। इसमें इंडेक्स तो सबको पता है, पृष्ठवार सूची होती है जो हम बनाते हैं ना, फर्स्ट इंडेक्स कि इसमें ये चीज़ें हैं, वो हो जाती सूची, ठीक है। ओके, उपहार को हिबा बोल रहे हैं, उत्तराधिकार को विरासत बोल सकते, विरासत, ठीक है। चलिए देखिए, ये बहुत सारे इसमें दिए गए हैं। देखिए, भूमि के बदले भूमि लेना क्या हो जाएगा, तबादला हो जाएगा। जमीन बेच देना बया हो जाएगा। जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रति रखी जाएगी उसको पड़त सरकार बोलेंगे, और रिकॉर्ड की पटवारी के पास रखी, जो हमने पढ़ा था ना कि 2-2 कॉपी हो जाती है, एक रिकॉर्ड रूम में रखी जाती है, दूसरी पटवारी के पास रहती है। जो रिकॉर्ड रूम में जाएगी पड़त सरकार, और पटवारी के पास रहेगी तो पड़त पटवार। अब पटवारी के पास है तो पटवारी पड़ेगा, अब रिकॉर्ड रूम में रख दी तो सरकार की होगी वो, तो वो पड़त सरकार कर दीजिएगा वहां पे, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखने के लिए हमें यूज करना है इसको। खेतों का फसलवार निरीक्षण कौन करता है, गिरदावरी करता है, ठीक है। फसलवार जिन्सों का जोड़, ये क्या बन जाएगा, जिन्सवार बन जाएगा। सावनी की फसल क्या कहलाती है, खरीफ की फसल को हरियाणा में सावनी की फसल के नाम से भी जाना जाता है। रबी की फसल को क्या कहते हैं, आषाढ़ी की फसल कहा जाता है, ठीक है। चलिए, वर्तमान हाल ही में हो जाएगा। कोई चीज पुरानी है तो उसको साबिक कहा जाएगी। जैसे को तैसा, बदसतूर, ये कुछ टर्म है जो यूज होती है। देखिए, अटैचमेंट, कुर्की, ये 2 इंपॉर्टेंट है। अटैचमेंट को क्या, कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, कुर्की यूज कर रहे हैं। ओके, खुली बोली द्वारा बेचना यानी कि नीलाम करना हो जाएगा, ठीक है। और भी है इसमें, देखते रहिए। वालिद पिता हो जाएगा, वालदा माता को बोला जाता है। विधवा को क्या कहा जाता है, बेवा। पिता के नाम का वल्दियत, ठीक है। बहन को हमशीरा, और सीमा को हद। सीमा मतलब किसी भी जमीन की जो सीमा है उसको क्या बोला जाएगा, इसकी हद इतनी है, ओके। चलिए, सीमाएं हो तो हदूद हो जाएगा। 3 गांवों की एक स्थान पर मिलने वाली सीमाओं पर जो पत्थर होता है उसको सेदा बोलते हैं। काट कर दोबारा लिखना महकूकी, जहां पे जो निवास स्थान है जहां पे रह रहे हैं उसको सकूनत बोला जाता है, ठीक। वर्ष में 2 फसलें उत्पन्न करने वाली भूमि को 2 फसली कहते हैं। खेत की सीमा को मेंढ बोला जाता है, मेंढ। गांव के साथ जो भूमि लगती होगी उसको गोरा दे भूमि बोला जाएगा, ठीक है। जो आपके साथ गांव के उनको पता भी होगा कि जो गांव के पास बाहर जो जमीन खाली पड़ी रहती है उसको गोरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये होती ही है। चलिए, मालिक की जो भूमि होगी उसको हकदार बोला जाता है। आपसी फैसले को इकरारनामा जो है बोला जाता है। अच्छी हालत है तो खुश हैसियत हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे खुर्द छोटा होता है, नया जदीद होता है, तो बहुत सारे इसमें दिए गए हैं। वंश का गोत्र गोत हो जाएगा। भूमि कर को जमा बोला जाता है। प्रगति रिपोर्ट को कारगुजारी बोला जाता है, ठीक है। जलार, नदी नाले से पानी देने के साधन को जलार बोलते हैं। तो इसमें से जितनी आपको याद रहती हैं रख लीजिएगा। बाकी कुछ ऐसी हैं जो गाँव में ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। कुछ का देखिए मुझे भी नहीं पता है कि क्या होती हैं वो, बट इसमें दी गई है कि इसको ये बोला जाता है। तो हर एक चीज़ के अलग अलग नाम जो है दे रखे हैं, तो वो आपको याद रखने पड़ेंगे। बट ज़्यादातर वही याद रखिए जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई हैं, जो ज़्यादा चांसेस हैं आने के,
ठीक है, पढ़ लीजिएगा बस इनको एक बार। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज मीन्ड बाय जमाबंदी। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? क्या ये क्लोथ कॉपी होती है पटवारी मैप की? बिल्कुल नहीं होती। ना कल्टीवेशन रिकॉर्ड होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। मैपिंग शीट भी नहीं होती, ये राइट ऑफ लैंड रिकॉर्ड जो है होता है। ठीक है, कल्टीवेशन रिकॉर्ड हमने पढ़ा था। कल्टीवेशन रिकॉर्ड कौन सा होता है? खसरा गिरदावरी होता है, ठीक है, जो कृषि प्रलेख होता है। और एक क्लोथ कॉपी हमने पटवारी के मैप की पढ़ी थी। क्लोथ कॉपी ट्रेसिंग क्लोथ या ट्रेसिंग पेपर पर जो बनाई जाती है, सजरा किश्तवार। सजरा किश्तवार आए तो ये हो जाएगी क्लोथ कॉपी उसकी। ठीक है, तो ये बस आपको याद रखने थे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? यहाँ पे स्क्वायर फुट की बात नहीं हो रही। 1 एकड़ में हमने स्क्वायर फुट तो कितने पढ़े थे? 43,560 स्क्वायर फुट जो था पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ आ गया कितने वर्ग गज होते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 4,840 वर्ग गज जो है आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा 4,840 वर्ग गज। ठीक है, वर्ग गज कह लो या यार्ड कह लो, कह सकते हो आप इसको। ठीक है, ओके। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? तो जरीब के ये तीनों ही है, फित्ता, छल्ला, गट्ठा, ये तीनों ही जरीब के हिस्से हैं। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, 1 एकड़ जमीन कितने के बराबर होती है? 1 एकड़ जमीन की बात आ गई अब यहाँ पे। 4,840 वर्ग गज हमने पढ़ा है। ठीक है, इतने हेक्टेयर के बराबर होती है ये। हाँ, इतनी हेक्टेयर के बराबर होती है। 0.4047 हेक्टेयर या 467 हेक्टेयर ले लीजिए, इतने के बराबर जो है ये आती है। और 10 वर्ग जरीब के बराबर भी होती है। कितने वर्ग जरीब के बराबर होती है? 10 वर्ग जरीब के बराबर होती है 1 एकड़ जमीन। तो उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, आपको इसमें याद रखने थे। चलिए ये तो हो गया। अब हाँ, जो भी भूमि को मापने की इकाई वगैरह थी, जो भी पटवारी से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो हमने इसमें कर ली हैं। अब हम आते हैं केनाल पटवारी को पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो हरियाणा में नहरी विकास का जो इतिहास है ये सन 1351 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा पश्चिमी यमुना नहर के निर्माण के साथ प्रारंभ हुआ। तो जो हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है वो कौन सी हो जाएगी? पश्चिमी यमुना नहर जो है हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर जो है बन जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखिएगा, हरियाणा की जो सबसे पुरानी नहर है वो पश्चिमी यमुना नहर है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, ये 55 भी दिया गया है कहीं पे, बट ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अपलोड कर रखा है, जो भी रिपोर्ट वगैरह आती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे 1351 उन्होंने दिया गया था। ठीक है, और फिर मुगल बादशाह अकबर ने 1568 में जो था इस नहर का पुनर्निर्माण किया, और सन 1626 में इस नहर का विस्तार किया था शाहजहां ने। ठीक है, अंग्रेजों ने पश्चिमी यमुना नहर को सन 1817 से लेकर 1823 के समय पुनः उपयोग योग्य जो था किया था, मतलब इसको पुनः उपयोग योग्य जो था बनाया था। भाखड़ा डैम, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुनरुत्थित भारत का आधुनिक मंदिर कहा था। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पुनरुत्थित भारत का आधुनिक मंदिर किसको कहा जाता है? हरियाणा में तो भाखड़ा डैम को कहा जाता है। और ये किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ओके, इसका जो निर्माण था ये 1963 में जो था पूरा हो गया था। वैसे फादर ऑफ भाखड़ा बांध अगर आपसे पूछा जाता है तो किसको कहा जाता है? सर छोटूराम को कहा जाता है। 1944 में जो था इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो गया था 1963 में। 1954 में नांगल नहर के उद्घाटन में भाखड़ा नंगल परियोजना की नहर प्रणाली के प्रारंभ के साथ ही हरियाणा की प्यासी धरती को सतलुज नदी का जल मिलना जो था शुरू हो गया था। तो 1954 में नांगल जो नहर थी उसको भाखड़ा बांध के साथ मिला दिया गया, तो इसीलिए इसको भाखड़ा नंगल बांध जो है बोला जाता है। ठीक है, तो ये 1954 में हुआ था। ये टर्म आपको ये डेट जो है आपको याद रखनी है इसमें, सन जो भी है। उसके बाद भाखड़ा बांध के सन 1963 में पूरा होने पर देश की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी जल परियोजना का कार्य जो था संपन्न हुआ। तदुपरांत व्यास सतलुज लिंक, यानी कि व्यास और सतलुज नदियों को जोड़ने की परियोजना के पूरा होने पर न केवल भाखड़ा सरोवर में जलापूर्ति में वृद्धि हुई, अपितु हरियाणा रावी और व्यास नदियों से प्रदेश का हिस्सा लेने में भी
समर्थ हुआ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें 1351 में पश्चिमी यमुना नहर हो गई। भाखड़ा डैम, पुनरुत्थित भारत का आधुनिक मंदिर किसको कहा, जवाहरलाल नेहरू ने तो भाखड़ा डैम को कहा है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन जो बनता है, फादर ऑफ भाखड़ा डैम किसको कहा जाता है, भाखड़ा बांध तो सर छोटूराम को कहा जाता है। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर पश्चिमी यमुना नहर। आपसे पूछा जा सकता है सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर, तो ये पंचकुला में है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आती है सिंचाई जल आपूर्ति प्रणाली। अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा में 3 जो है ये सिंचाई प्रणाली है, एक है भाखड़ा नहर प्रणाली और दूसरी है पश्चिमी यमुना नहर। पहली ये 2 मेन थी, अभी तीसरी भी है जो कि उठान सिंचाई प्रणाली है, तो वो पढ़ते हैं। देखिए, हरियाणा में भाखड़ा नहर प्रणाली और पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली 2 मुख्य नहर प्रणालियां हैं। भाखड़ा नहर प्रणाली के अंतर्गत 14.27 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। कितने हेक्टेयर है, 14.27 लाख है, जिसमें कौन कौन सी आती है, भाखड़ा नहर प्रणाली में सतलुज, रावी और व्यास नदियों से जो है सिंचाई की जाती है हरियाणा के हिस्से में, जबकि पश्चिमी यमुना नहर के अंतर्गत 7.76 लाख हेक्टेयर आता है। ठीक है, और इसमें यमुना नदी जो है मेन है, जिससे दिल्ली समेत जो है इन एरियो में जो है सिंचाई की जाती है। ठीक है, चलिए देखिए, दोनों प्रणालियां आपस में इस प्रकार जोड़ी गई है कि एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली की जो है जल आपूर्ति की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उठान सिंचाई प्रणाली का भी विकास किया गया, जिससे 8.09 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई जो है की जाती है। तो किससे कितने हेक्टेयर की सिंचाई की जा रही है वो याद रखिए, कितनी नहर प्रणाली है वो याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इस प्रणाली के अंतर्गत नहरी जल को 464 फुट तक उठाकर विपरीत दिशा के ऊंचे क्षेत्रों को नहरी जल से आपूर्ति जो है की जाती है। किस प्रणाली के, उठान प्रणाली, उठान प्रणाली की बात हो रही है ये। ठीक है, कितने फुट तक उठाकर, 464 फुट तक। हरियाणा ने प्रदेश की 140.10.62 किलोमीटर लंबी 1500 नहरों तथा दिल्ली क्षेत्र की 207.44 किलोमीटर लंबी 14 नहरों के विस्तृत सिंचाई नेटवर्क का विकास जो है किया है। ठीक है, तो ये इन्होंने अलग चीज़ दी गई है, तो ये बेशक रहने दीजिए। तो याद रखिएगा, टोटल अगर नहरों की बात आती है तो कितनी है टोटल हरियाणा में नहरें, नहीं सॉरी हरियाणा में नहीं, हाँ हरियाणा में कुल अगर मैं बात करूँ तो 1521 नहरें हैं। कितनी नहरें हरियाणा में, टोटल 1521 नहरें हैं, जो कि 14,125 किलोमीटर तक जो है फैली हुई है। अब अलग अलग प्रणाली हमने पढ़ी, तो भाखड़ा नहर जो है इसके अंदर छोटी छोटी करके 521 नहर जो है भाखड़ा नहर प्रणाली के अंतर्गत आ जाती हैं, और उठान सिंचाई प्रणाली में जो है 528 नहर है। और तीसरी कौन सी थी, पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली, इसमें आती है 472 नहरें। ठीक है, तो याद रखिए टोटल 1521 हैं और भाखड़ा नहर प्रणाली में 521 हैं, उठान में 528 है, सॉरी 528 है ये, और पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली में 472 नहरें जो हैं इसके अंडर में आती हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। हेक्टेयर मैंने बता दिया कितने हेक्टेयर में जो है किसके अंडर आती हैं। ओके, अब भाखड़ा में कौन सी होंगी, नंगल और भाखड़ा नहर है। ठीक है, इसके अलावा भाखड़ा नहर कहाँ कहाँ पे सिंचाई करती है, तो भाखड़ा ऊपर सतलुज नदी वहीं पर है पंजाब की साइड, तो इसमें जो है सिरसा का इलाका आ जाएगा। ऊपर वाला जो उधर वाला जो सारे हिस्से होंगे, अगर आपको मैप याद होगा हरियाणा का तो आप इजीली उसमें याद रख सकते हैं कि यहाँ से सतलुज नदी जाती है, तो सिरसा हो गई, सिरसा से लगता फिर हिसार हो गया, फतेहाबाद है, कैथल है, अम्बाड़ा है, यहाँ पर जो है भाखड़ा नहर से जो है सिंचाई की जाती है। ठीक है, उठान में फिर ये उठान सिंचाई प्रणाली में ज़्यादातर ये मेंदरगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी यहाँ पर सिंचाई की जाती है। ओके, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, भिवानी, नारनौल याद रखिए। और पश्चिमी यमुना नहर में इधर सोनीपत का जो आ जाएगा, सोनीपत के आसपास का सोनीपत, रोहतक, भिवानी, करनाल, पानीपत, यमुनानगर, फरीदाबाद, यहाँ पे जो है किससे, पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई जो है की जाती है। ठीक, तो याद रखिएगा कितना सिंचित क्षेत्र है, 23.36 लाख जो है हेक्टेयर कुल सिंचित क्षेत्र है हरियाणा में, अगर हम तीनों को जोड़ देते हो। और अलग अलग बता दिया मैंने, भाखड़ा में 15.25 है, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, ये रहा 14.27। ठीक है, और 7.76 मिला के पश्चिमी यमुना नहर का हो जाएगा, और उठान में जो है 8.9 लाख हेक्टेयर है। वैसे ये अलग अलग भी दिया गया है, मतलब अलग अलग साइट्स पे देखेंगे तो वहाँ पे अलग अलग दिया है, बट मैंने जैसे कहा ये इनकी ऑफिशियल डाटा है, उसमें इतना ही दिया गया था। ठीक है, PDF है वहाँ पे पूरी, तो उसमें है ये। चलिए ओके, चलिए आगे देखिए। देखिए अब आते हैं हरियाणा प्रदेश में कौन कौन सी नहरें, कौन सी सिंचाई नहर है। तो सबसे पहले हम जैसे पश्चिमी यमुना नहर पढ़ रहे हैं,
तो देखिए ये हरियाणा की सबसे पुरानी और प्रमुख नहर है। पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से यमुनानगर जिले में स्थित ताजेवाड़ा नामक स्थान से जो है निकाली गई है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने शिकारगाह को पानी पहुंचाने के लिए करवाया था। कब करवाया था? 1351 में। ठीक है, यहाँ पे 55 दिया गया, वैसे अगर ऑफिशियल में देखेंगे तो 1351 वहाँ पे दिया गया है। तो दोनों याद रखिए, 1351 55 कोई एक ऑप्शन में जरूर आपको मिल जाएगा। 1526 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने पश्चिमी यमुना नहर का काफी सुधार किया और 1568 में मुगल बादशाह अकबर ने इस नहर का जीर्णोद्धार यानी कि इसका जो था वापस से इसको सही करवाया था। ओके, पानी को सिंचाई हेतु इस्तेमाल की इजाजत भी दी थी। 1765 आते आते यमुना नहर में पानी बहना क्या हो गया? बंद हो गया। तो फिर 1817 में अंग्रेजी सरकार ने बंगाल इंजीनियर्स के एक इंजीनियर GR ब्लेन को पश्चिमी यमुना नहर के जीर्णोद्धार का कार्य सौंपा, जो 3 साल में पूरा हुआ था। ठीक है, पुनर्निर्मित नहर जो थी ये हथनी कुंड के पास से निकाली गई थी। जो वापस से यमुना नहर बनी वो कहां से निकाली गई? हथनी कुंड के पास से। 1820 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने पश्चिमी यमुना नहर को आधुनिक रूप दे दिया। इसमें 3 मुख्य शाखाएं आती है, दिल्ली शाखा, हांसी शाखा और सिरसा शाखा। और पश्चिमी यमुना नहर की शाखाओं सहित कुल लंबाई जो है वो 3226 किलोमीटर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा प्रांत के अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल तथा जींद जिलों के लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इसके द्वारा होती है। तो ये क्वेश्चन आता है, पश्चिमी यमुना नहर किन किन जिलों में सिंचाई करती है? तो आ चुका है ये 2 से 3 बार ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। भाखड़ा नहर जो है ये सतलुज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध बनाकर नांगल के समीप से निकाली गई। 1946 ईस्वी में भाखड़ा नहर का कार्य निर्माण जो था प्रारंभ हुआ और 1954 को इसमें पहली बार पानी जो था छोड़ा गया था। इसकी कुल लंबाई 164.17 किलोमीटर है। ठीक है, और असली जो निर्माण का श्रेय है वो छोटूराम को जाता है। पंजाब के रोपड़ और पटियाला जिलों को सींचने के पश्चात भाखड़ा नहर कहां से हरियाणा में प्रवेश कर रही है? टोना के निकट हरियाणा में प्रवेश जो है कर जाती है। भाखड़ा नहर से हरियाणा के हिसार तथा सिरसा जिलों के लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई जो है होती है। और मुख्य शाखाएं वही फतेहाबाद, रतिया शाखा, रोडी शाखा और बरवाड़ा शाखा है। ठीक है, बरवाड़ा शाखा को ग्रीष्म ऋतु में 3 महीने पश्चिमी यमुना नहर से पानी मिलता है और शेष 9 महीने जो है भाखड़ा नहर से पानी जो है दिया जाता है। फिर भिवानी नहर आती है। ये जो नहर है भिवानी नहर, ये भी भाखड़ा नहर से निकाली गई एक छोटी नहर है, जिससे हरियाणा प्रांत के भिवानी जिले में सिंचाई की जाती है भिवानी नहर से। फिर आगरा नहर है। आगरा नहर का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा और राजस्थान के भरतपुर जिले को सींचना, परंतु उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के पहले यह हरियाणा प्रांत के फरीदाबाद जिले के कुछ भाग को सींचती है। तो आगरा नहर फरीदाबाद में सिंचाई की काम आती है। जवाहरलाल नहर की अगर हम बात करें तो खूबड़ू एड की दिल्ली शाखा से निकाली गई है एक छोटी सी नहर है, जिससे हरियाणा प्रांत के सोनीपत जिले में सिंचाई जो है की जाती है। गुरुग्राम नहर, यह नहर दिल्ली के निकट ओखला से 2.4 किलोमीटर दूरी पर यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। कहां पर? ओखला। ठीक है, गुरुग्राम नहर का निर्माण कार्य अक्टूबर 1970 में प्रारंभ हुआ था। इंपोर्टेंट है, गुरुग्राम नहर द्वारा हरियाणा प्रांत के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों की लगभग 1.2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई जो है होती है। इसकी सिंचाई परियोजनाएं अगर आप देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू उठान सिंचाई परियोजना है, लोहारू उठान है, सिवानी उठान है, हथनी कुंड बैराज है, नरवाना सिंचाई है, जुई सिंचाई है, सतलुज यमुना है, नंगल उठाई। अब ये किस किस जिले में है ये आपको इसमें याद रखना है। सबसे पहले हम जवाहरलाल नेहरू उठान सिंचाई योजना की बात कर रहे हैं। तो हरियाणा प्रांत के महेंद्रगढ़ जिले में कृषि विकास हेतु सूखा राहत कार्यक्रम के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू उठान सिंचाई योजना का प्रारंभ किया गया। अब ये क्यों की गई थी? सूखा राहत कार्यक्रम के अंतर्गत जो थी ये योजना शुरू की गई थी और 1976 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू उठान सिंचाई परियोजना प्रणाली द्वारा जो था पानी छोड़ा गया था उसमें। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू उठान सिंचाई परियोजना की आवश्यकता वास्तव में 1987 ईस्वी में जो सूखा हुआ था उस दौरान महसूस हुई, जिससे खरीफ की फसल को बचाया गया। फिर आते लोहारू उठान सिंचाई योजना। अब लोहारू उठान को किस नाम से जाना जाता है ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इंदिरा गांधी उठान सिंचाई परियोजना के नाम से जानते हैं। और इस नहर की जो लंबाई है वो 225 किलोमीटर है और भिवानी जिले में जो है लोहारू उठान सिंचाई योजना से सिंचाई की जाती है। फिर आता है सिवानी उठान सिंचाई योजना। इसकी जो नहर की लंबाई है इस परियोजना के अंतर्गत वह 200 किलोमीटर है और सिवानी उठान सिंचाई योजना को वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर के नाम से भी जाना जाता है और भिवानी जिले में जो है इससे सिंचाई की जाती है। 1 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सिवानी उठान सिंचाई योजना के तहत की जाती है। हथनी कुंड बैराज योजना यमुनानगर जिले में है और 100 वर्षों से भी ज्यादा पुराना ताजेवाला हैंडवर्क के स्थान पर जो है ये इसका निर्माण किया गया है। नरवाना सिंचाई परियोजना की अगर हम बात करें तो हरियाणा प्रांत के नरवाना क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में विस्तार के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा सालवान फीडर को दमतान डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ने हेतु इस परियोजना को स्वीकृति दी गई थी।
ओके। और ये परियोजना जो है 37,500 फीट लंबी है। फिर इसमें अलग अलग गांव आते हैं जिससे सिंचाई सुविधा जो है प्राप्त हुई है। जुई सिंचाई परियोजना द्वारा भिवानी जिले की लगभग 32,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई जो है की जाती है। 1900 जुई नहर योजना पर कार्य कब शुरू हुआ? 1969 में, और इसकी लंबाई 168 किलोमीटर, अगेन इंपॉर्टेंट है ये। सतलुज यमुना लिंक नहर की अगर हम बात करें तो हरियाणा पंजाब की एक संयुक्त परियोजना है ये, हरियाणा और पंजाब की। इसकी कुल लंबाई जो है 212 किलोमीटर और पंजाब में इसकी लंबाई 121 और हरियाणा में 91 किलोमीटर है। नांगल उठान सिंचाई परियोजना है, इससे राज्य के अम्बाड़ा जिले में सिंचाई सुविधा जो है उपलब्ध कराई जाती है नांगल से। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इसमें हमने पढ़ लिए हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन जो हमेशा रिपीट होता है, देखिए एक मिनट, एक क्वेश्चन जो आता है कि पश्चिमी यमुना जो नहर है वो कहाँ से निकाली गई है? तो ताजेवाड़ा नामक स्थान से निकाली गई है। ठीक है, इजी है बिल्कुल। ओके, भाखड़ा नहर हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो टोहना नामक स्थान से प्रवेश करती है। ठीक, भाखड़ा नहर की सहायक नहर कौन सी है? तो जवाहरलाल नहर है। ठीक है, गुड़गांव नहर पूछा जा चुका है इनफैक्ट कि कहां से निकाली गई है? तो यमुना नदी के ओखड़ा से। ठीक है, दिल्ली नामक स्थान से ये निकाली गई है। ओके, फिर एक लोहारू उत्थापक सिंचाई योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा नहर परियोजना के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक, तो ये चीज इसमें आपको याद रखनी है। उसके अलावा जो आपसे पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन आता है, हरियाणा की, वो तो चलो नदियाँ अलग होगी, अभी हम सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं। हाँ, बस ये इसमें याद रखिएगा। बाकी जो नदियाँ और झीलें हैं वो आप अलग से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जैसे यमुना नदी है, ओके, आपसे पूछा जाता है ना कि हरियाणा की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है? तो यमुना है। तो वो नदियाँ जो है आप अलग से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन आता है कि हरियाणा की उत्तरी जो सीमा है, उत्तरी नहीं, पूर्वी सीमा, या फिर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में जो सीमा बनाती है वो कौन सी है? यमुना नदी है। ठीक है, सरस्वती नदी की जो है सहायक नदियां आपसे पूछी जा सकती हैं, तो कौन सी है? टांगरी है और मारकंडा है। और एक इनके उद्गम स्थान जरूर पढ़िएगा। ओके, तो ये हो जाएगा। तो ये तो हम जीके में कवर करेंगे। अभी सिर्फ हमें कनाल पटवारी से रिलेटेड जो थी वो चीज़ें जो थी मेनली पढ़नी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप याद रखिएगा। और जल से रिलेटेड योजना आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे अटल भूजल योजना है, अटल भूजल योजना इंपॉर्टेंट योजना है ये, हरियाणा की। कब लागू की गई थी? 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना। ठीक है, एक जल जीवन मिशन आया। ओके, और ये इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को, जिसका उद्देश्य था 2024 तक हर घर को नल से जल उपलब्ध कराना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जल जीवन मिशन का जो था उद्देश्य क्या था? तो हर घर को नल से जल उपलब्ध कराना। ओके, इसके अलावा एक जल शक्ति अभियान आया था। इस जल शक्ति अभियान 1 जुलाई 2019 को आया। तो वो जो भी हम योजनाएं वगैरह पढ़ेंगे ना जीके में, तो वो उसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो अलग से अभी इसमें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो बस ये पॉइंट्स याद रखिएगा। बाकी मेन जो था वो पटवारी का था, जो हमने कर लिया है। और एक हमारा जो मेन बचता है यहाँ से कनाल से, वो ड्रेनेज एक्ट है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। ठीक, तो ये था कंप्लीट पटवारी से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी। थैंक यू सो मच।